हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम शुरुआत करेंगे क्लास 8th की ज्योग्राफी एनसीईआरटी वाली, जो कि राजस्थान बोर्ड में भी चल रही है अभी और एज वेल एज सीबीएसई में तो ये बुक चल ही रही है। ठीक है, तो ये हमारा क्लास 8th का ही पहला लेक्चर है एनसीईआरटी वीडियोज का। और आज हम शुरुआत ही कर रहे हैं, पहला चैप्टर शुरू करेंगे इसका, रिसोर्सेस। और क्लास 8th की ज्योग्राफी का नाम है रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट और इसका पहला चैप्टर है रिसोर्सेस। तो ये चैप्टर मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये जो वर्ड है रिसोर्सेस आपको बहुत बार सुनने को मिलेगा। आप चाहे क्लास 8th में हो या 9th में हो या 10th में, कहीं भी कोई सी भी क्लास में जाओ, कॉलेज में जाओ, जॉब लग जाए, मगर ये वर्ड आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, रिसोर्सेस। तो हमें इसको समझना पड़ेगा कि रिसोर्सेस क्या होते हैं, रिसोर्सेस किस चीज़ को हम कहते हैं, कोई भी चीज़ रिसोर्स कब बनती है, वो सारी चीज़ें हम जानेंगे इसमें रिसोर्सेज वाले लेक्चर में। और ये पहला लेक्चर है और आज हमने शुरुआत कर दी। अब क्लास 8th, क्लास 9th, क्लास 10 सारे एनसीईआरटी कोर्सेज की क्लासेस अब यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी हैं लकी एजुकेशन पर। अगर आपका कोई रिलेटिव्स है, कोई जानकार है और जो सीबीएसई में है या एनसीईआरटी बुक्स पढ़ता है, तो उनको आप रेफर कर सकते हो। ठीक है, कि यहाँ पर आपको सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल्स वे में प्रोवाइड करी जाएंगी। पूरी एनसीईआरटी का जो चैप्टर है उसको हम बहुत ही विस्तार से डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ में जैसे ही चैप्टर फिनिश होगा उसके नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन पर। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पढ़ेंगे, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके नोट्स भी आपको हाथ के हाथ मिल जाएंगे। वहाँ पर आप मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। रिसोर्सेस, तो रिसोर्सेस का मतलब होता है संसाधन। संसाधन, आप सुनो, रिसोर्स की मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ, सिंपल सी डेफिनेशन। ऐसी कोई भी चीज जो हमारे काम आए, जो हमारी नीड्स को फुलफिल करे, उसको हम बोलेंगे रिसोर्स। ठीक है, ऐसी कोई भी चीज़ जो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करे, जो ह्यूमन नीड्स का ह्यूमन बीइंग के लिए यूजफुल हो, उसको हम क्या बोलते हैं, रिसोर्स बोलते हैं। अब आज की डेट में आप जो मोबाइल यूज कर रहे हो, क्या है वो रिसोर्स? बताओ, मोबाइल आपकी जो नीड्स हैं वो फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा? भाई मोबाइल से आप कितने सारे काम करते हो। मोबाइल से आप गेम भी खेल सकते हो, मोबाइल से आप बात भी कर सकते हो, मोबाइल से आप वीडियोज भी देख सकते हो। देख सकते नहीं देख सकते, ये सारी चीज़। तो मोबाइल इतनी सारी हमारी नीड्स को फुलफिल कर रहा है, तो मोबाइल क्या है भाई? रिसोर्स है। लकी एजुकेशन क्या है आपके लिए? रिसोर्स है। पढ़ने के लिए काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, सन हमें जरूरी चाहिए। बताओ, सन एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए? धूप चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। तो सन भी क्या है? रिसोर्स है। और सन की एनर्जी से आपको पता है हम सोलर एनर्जी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। आपने देखा होगा कई जगह पर सोलर प्लेट लगी रहती है जहाँ पर बिजली पैदा करते हैं। सोलर एनर्जी रिसोर्स है। फॉरेस्ट रिसोर्स है कि नहीं भाई? बहुत बड़े रिसोर्सेस हैं फॉरेस्ट। बिना फॉरेस्ट के तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। जो पेड़ पौधे हैं उनसे हमें कितनी सारी चीज़ें मिलती हैं, ऑक्सीजन मिलती है, हमें फल फ्रूट्स मिलते हैं, हमें वुड मतलब लकड़ी मिलती है, वहाँ से कितनी सारी चीज़ें मिलती हैं, हर्बल प्लांट्स मिलते हैं। बहुत बड़े रिसोर्सेस हैं, कितनी सारी हमारी ह्यूमन नीड्स को फुलफिल करते हैं। रॉक्स बहुत बड़े रिसोर्सेस हैं। हर घर में आप देखो मतलब पत्थर के मतलब बहुत कई सारी चीज़ें लगी रहती हैं। मिनरल्स रिसोर्सेस हैं, जानवर जो हैं वो रिसोर्सेस हैं, हवा रिसोर्सेस है, पानी रिसोर्सेस है, मिट्टी रिसोर्स है, ऑयल रिसोर्स है। हर कुछ ऐसी कोई भी चीज़, मैं दोबारा बता रहा हूँ रिसोर्स की डेफिनेशन, सिंपल सी चीज़ याद रखना, ऐसी कोई भी चीज़ जो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करे उसको हम बोलेंगे रिसोर्स। तो एनीथिंग विच सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स और विच इज यूजफुल फॉर द ह्यूमन बीइंग्स आर कॉल्ड रिसोर्स। तो हमारे आसपास अपने घर में देखो, आपको अपने घर में हजारों चीज़ ऐसी दिख जाएंगी जो आपके काम की है। जैसे आपके घर में मोबाइल हो गया, बुक्स हो गई, ठीक है, आपका कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, आपका प्रिंटर हो गया, आपके मतलब पेन, कॉपी, टेबल, चेयर, जितनी भी चीज़ें आपके आसपास, वो सारी चीज़ें आपके क्या हैं? रिसोर्स हैं। क्योंकि वो सारी चीज़ें आपके काम आ रही हैं, आपकी ज़रूरत है। और ज़रूरत है तो हम तभी तो उन चीज़ों को लाते हैं। ठीक है, अगर कोई चीज़ हमारी ज़रूरत की नहीं है तो वो हमारे लिए रिसोर्स नहीं है। ठीक है, किसी और के लिए होगी मगर हमारे लिए नहीं है रिसोर्स। ठीक है, जैसे कबाड़े में बहुत सारी चीज़ होती है, कबाड़ा डाल देते हैं, फेंक देते हैं, वो हमारी चीज़ काम की नहीं है, मगर वही कबाड़ा कबाड़ी वाला ले जाता है, उसको, उसके लिए क्या है? वो रिसोर्स है। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हमारे लिए, अब जैसे मान लो पहले के टाइम पे सोने की कोई वैल्यू नहीं थी, सोने की कोई वैल्यू नहीं थी। जब सोना मिल जाता है वो क्या है कोई पता नहीं है, मगर लोगों को पता चला यार इसकी वैल्यू, मेटल है, बहुत ज़्यादा वैल्यू है इसकी। तो लोगों के लिए वो आज की डेट में क्या बन गया है? रिसोर्स बन गया है। ठीक है, कुछ चीज़ें क्या है, समय के साथ साथ, धीरे धीरे करके समय के साथ साथ क्या बन जाती हैं? उनकी वैल्यू बढ़ती जाती है, उनका यूज बढ़ता जाता है। ठीक है, ओके, तो आप देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास जो है रिसोर्सेस हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन अगर कोई पूछे तो क्या है डेफिनेशन? तो एनीथिंग विच सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स इज कॉल्ड रिसोर्स। सबसे सिंपल डेफिनेशन है, हमेशा याद रखना।
ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारे ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करे, फुलफिल करे, उसको हम रिसोर्स बोलते हैं। ठीक है, सेटिस्फाई मतलब संतुष्ट करे, जो हमें ज़रूरत है वो चीज़ हमें मिल जाए, उसको हम क्या बोलेंगे। अब जैसे एयर है भाई, एयर रिसोर्स है कि नहीं? हवा की ज़रूरत है कि नहीं? हमें हवा ना मिले तो मर जाओगे 1 मिनट में, समझ रहे हो? तो हवा क्या है हमारे लिए? रिसोर्स है। पानी बिल्कुल रिसोर्स है भाई साहब, पानी नहीं मिलेगा तो सोचो मतलब हम ज़्यादा समय तक सर्वाइव नहीं कर सकते। हर चीज़ जो हमारे काम आ रही है वो क्या है? रिसोर्स है। तो एनीथिंग विच इज यूजफुल फॉर ह्यूमन, इंसानों के लिए जो भी चीज़ काम की है वो क्या है? रिसोर्स है। अब यहाँ पे एक डेफिनेशन हम देखेंगे, यूटिलिटी या यूजेबिलिटी। यूटिलिटी का मतलब होता है उपयोग किसी चीज़ का या यूज। तो यूटिलिटी या यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस ए रिसोर्स। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? यूटिलिटी का मतलब है जो किसी भी चीज़ को यूजफुल बना दे, किसी भी चीज़ को वो रिसोर्स बना दे, उसको हम क्या बोलेंगे? यूटिलिटी। जैसे मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल एक ऑब्जेक्ट हो गया। अब भाई मोबाइल एक रिसोर्स है या नहीं है? बिल्कुल रिसोर्स है, क्योंकि आपकी बहुत सारी ज़रूरत है, फुलफिल कर रहा है। तो ये मोबाइल की क्या हो गई? यूटिलिटी हो गई। आप मोबाइल का यूज फ़ोन करने के लिए करते हो, मोबाइल का यूज गाना सुनने के लिए करते हो, मोबाइल का यूज वीडियो देखने के लिए करते हो, मोबाइल का यूज आप वीडियो कॉलिंग करने के लिए यूज करते हो। तो मोबाइल की क्या हो गई है? यूटिलिटी। ये जितने भी मतलब आप यूज कर रहे हो वो इसकी यूटिलिटी हो गई। तो यूटिलिटी का मतलब है, ऐसी यूटिलिटी क्या करती है? किसी भी ऑब्जेक्ट को रिसोर्स में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, अगर आपको किसी चीज़ की यूटिलिटी पता है तो ही वो रिसोर्स है, नहीं तो कोई रिसोर्स है ही नहीं। कई चीज़ ऐसी होती है जिनके बारे में हमें पता ही नहीं रहता। ठीक है, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट के बारे में हमें पता है कि इसका यूज क्या है, या ऑब्जेक्ट अगर रिसोर्स की तरह यूज कर रहे हैं, तो वही चीज़ क्या कहलाती है? यूटिलिटी कहलाती है। ठीक है, तो यूटिलिटी क्या करती है? किसी भी चीज़ को क्या बना देगी? रिसोर्स बना देगी। और द वैल्यू मीन्स वर्थ, और वैल्यू का मतलब क्या है? किसी चीज़ की कीमत, किसी चीज़ की कीमत। अब आपको पता है, अब कई सारी चीज़ों की कीमत, मतलब हमारे लिए हर चीज़ की कीमत अलग अलग होती है। जैसे सोना है उसकी कीमत अलग होगी, चांदी है उसकी कीमत अलग होगी, लोहा है उसके लिए कीमत अलग होगी, मिट्टी है उसकी कीमत अलग होती है। तो वैल्यू का मतलब है हर चीज़ की वैल्यू अलग अलग होती है। समय के साथ साथ हर चीज़ की वैल्यू भी क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। आज की डेट में ये जो मोबाइल है नोकिया 1100, एक जमाना था जब इसकी बहुत ही ज़्यादा वैल्यू थी, मगर आज की डेट में आपको पता है एंड्रॉयड वाला सिस्टम चल गया है। हर किसी के पास एंड्रॉयड है, आईफोन है। ठीक है, तो इसको कोई चलाएगा? हालांकि मुझे तो बड़ा प्यारा लगता है, आई लाइक इट, और ये तो बहुत ही प्यारा मोबाइल है, मगर आज की डेट में इसका उपयोग बहुत कम हो गया है। इसकी वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। तो वैल्यू का मतलब है किसी चीज़ की कीमत, वर्थ। ठीक है, लकी एजुकेशन भाई क्या है? ये रिसोर्स है, बिल्कुल है कि नहीं? आप मतलब से पढ़ पा रहे हो ठीक है, तो ऐसी कोई भी चीज़ जो आपके काम आए क्या कहलाएगी? रिसोर्स कहलाएगी। द यूजेज ऑफ रिसोर्स और यूटिलिटी गिव्स इट वैल्यू। अगर हम किसी चीज़ को यूज कर रहे हैं तो उससे उसकी वैल्यू क्या होती है? डिफाइन होती है। अगर कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए काम की चीज़ है, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। कम काम की चीज़ है, वैल्यू उसकी कम होती है। ठीक है, थिंग्स बिकम्स रिसोर्स व्हेन दे हैव वैल्यू। चीज़ें क्या बन जाती हैं? रिसोर्स बन जाती है जब उनकी कुछ वैल्यू होती है। अगर किसी चीज़ की वैल्यू है तो वो रिसोर्स बन जाएगा, अगर उसकी वैल्यू नहीं है तो वो रिसोर्स नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब कचरा पड़ा रहता है भाई, हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं है उसकी, मगर जो कबाड़ी होते हैं या कचरे को जो मतलब जानते हैं इसे कुछ हम और बना सकते हैं, उनके लिए वो क्या बन जाता है? वैल्यू बन जाती है उस चीज़ की। जैसे आज की डेट में आपने सुना हो तो पॉलीथीन से भी मतलब रोड बनाने लग रहे हैं। आपको पता है प्लास्टिक पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया, तो पॉलीथीन्स और ये जितनी भी प्लास्टिक की चीज़ें इनको यूज करके इनसे रोड बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो अब प्लास्टिक की भी जो या पॉलिथीन से उनकी भी वैल्यू बन गई है। ठीक है, तो वैल्यू कैसे बनी है, या वो भी चीज़ रिसोर्स कैसे बनी? वो चीज़ रिसोर्स जब बनी जब उसकी वैल्यू अगर पता है। अगर किसी इंसान को किसी की वैल्यू पता है तो वो रिसोर्स है, और वैल्यू नहीं पता तो वो रिसोर्स नहीं कहलाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। ऑल द रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू। हर रिसोर्सेज की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। ठीक है, और जो नेचुरल रिसोर्स हैं इनकी तो सबसे ज़्यादा वैल्यू है, सबसे बड़ी वैल्यू है हमारे लिए। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या है? वो एयर है, वाटर है, सॉइल है। ठीक है, इसके अलावा जो फूड, खाने पीने की चीज़ें, इनकी हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा वैल्यू है। हमें कुछ ना मिले, बस खाने की चीज़ें मिल जाएं। जैसे आज की डेट में आपको पता है पूरा कंट्री सफ़र कर रहा है कोरोना या कोविड-19 डिजीज से सफ़र कर रहा है। तो आज की डेट में आपको पता है हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? हमें खाना चाहिए टाइम टू टाइम, हमें एयर चाहिए, वाटर चाहिए। ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, बाकी हमारे लिए कुछ नहीं हो, हमें कोई मतलब नहीं है, मगर हमारी खाने की चीज़ें होनी चाहिए, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हर रिसोर्सेज की क्या होती है? कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। ठीक है,
सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू और नॉट, सम नॉट। अब कुछ रिसोर्सेज की इकोनॉमिक वैल्यू होती है, इकोनॉमिक वैल्यू मतलब उसको आप पैसे से हम कंपेयर कर सकते हैं कि, और किसी रिसोर्स की इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती है। जैसे एक एग्जांपल की बात करें, मेटल्स हैव, जो धातु होते हैं मेटल्स हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, ए ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट। अब देखो जो धातु होती है, सोना चांदी, इनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है, और एक प्यारा सा सुंदर सा एक जमीन का हिस्सा है, ब्यूटीफुल लैंडस्केप है, जहाँ पर मतलब मन संतुष्ट होता है, उसकी इतनी ज़्यादा इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। और वहाँ पे जाके आपको इंटरनल सेटिस्फिकेशन मिलेगी, और आपके पास सोना चांदी है तो उससे भी सेटिस्फिकेशन मिलती है, मगर सोने चांदी की इकोनॉमिक वैल्यू और यहाँ की इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, मगर दोनों ही ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। जब हमारा मन करता है यार हमें शांत एरिया चाहिए और ऐसा एरिया चाहिए जहाँ पर हमें खुशी मिले, तो हम जाते हैं शानदार सी जगह पर जाते हैं, ब्यूटीफुल लैंडस्केप पर हम जाते हैं। और मेटल्स की भी वैल्यू है, मगर मेटल्स की कैसी वैल्यू है, इकोनॉमिक वैल्यू। और जो ये प्लेसेस होते हैं, जो सुंदर सुंदर प्लेसेस होते हैं, इनकी भी वैल्यू होती है, मगर इनकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती। हालांकि दोनों हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए दोनों क्या हैं, रिसोर्सेस कहलाएंगे। सम रिसोर्सेस कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम, और कुछ रिसोर्सेज जो होते हैं उनकी वैल्यू समय के साथ साथ बढ़ती है। ठीक है, इकोनॉमिकली मतलब इकोनॉमिकली वैल्यूएबल समय के साथ साथ होते हैं। हो सकता है स्टार्टिंग में उनकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू ना हो, मगर बाद में उनकी इकोनॉमिक वैल्यू बन जाती है। जैसे आप बात करें इंसान की बात करें, जब वो स्टूडेंट वाली लाइफ में होता है तो उसकी कोई भी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, मगर जैसे ही वो जॉब करता है तो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू हो जाती है। आप मान लो, अगर मान लो मैं जॉब कर रहा हूँ कहीं पर, मान लो मैं किसी स्कूल में टीचिंग कर रहा हूँ, तो मेरी एक इकोनॉमिक वैल्यू है, मैं क्या कर सकता हूँ, पैसे कमा सकता हूँ भाई। मगर आप जो स्टूडेंट हैं, आपकी अभी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। अगर आपको कोई स्किल आती है, कोई काम आता है, तो आपकी इकोनॉमिक वैल्यू हो सकती है। तो कुछ चीज़ों की इकोनॉमिक वैल्यू बनने में क्या लगता है, थोड़ा समय लगता है। योर ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे। आपने देखा होगा हमारे घर में जो वृद्ध लोग होते हैं, खासकर आपकी दादी माँ, या अपने कोई भी दादी माँ हो सकती हैं, या फिर आपके दादाजी हो सकते हैं, पापा मम्मी, जो भी इनको मतलब आपने देखा हो घरों में हमारे कोई बीमार होता है तो घरेलू नुस्खे बताते हैं आयुर्वेद वाले, कि आपकी अगर कोई खांसी हो गई, जुकाम हो गया, तो अदरक लो, काढ़ा बनाओ, नींबू का मतलब चाय पियो काढ़े वाली, बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। गर्म पानी के मतलब नमक डाल, अगर जुकाम बुखाम हो गया, गले में कोई दिक्कत है, गर्म पानी के कुल्ले करो, नमक डालो, उसमें बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। अब उनकी वैसे कोई कॉमर्शियल वैल्यू नहीं है, घर में हम यूज करते हैं, मगर इन्हीं चीज़ों को घर में जो दवाई बताई जाती है, दादी माँ के जो नुस्खे होते हैं, घर में जो दवाई बताते हैं, इन्हीं को अगर पेटेंट करा दिया जाए, पेटेंट मतलब इनको सिर्फ और सिर्फ यही, अगर आपकी दादी माँ को कोई चीज़ बनानी आती है तो यही मतलब बनाएंगे और कोई नहीं बना सकता इन चीज़ों को। इनको अगर पेटेंट करा लिया जाए और इनको अगर मेडिकल दुकान पर बेचा जाए कल के लिए, तो यही चीज़ क्या हो जाएंगी, इनकी कॉमर्शियल या इकोनॉमिक वैल्यू बन जाएगी। समझ रहे हो? अगर घर में हमें पता है बहुत सारी चीज़ें हमें आती हैं, मगर हम क्या है उनका पेटेंट नहीं कराते। ठीक है, तो पेटेंट क्या होता है, किसी भी चीज़ को अगर आपने कोई चीज़ इन्वेंट की है या आपने कोई आइडिया दिया है जिससे कुछ ना कुछ बेटर हो सकता है, तो उस पर अगर आपने पेटेंट करा रखा है, तो आजकल बहुत सारे देशों ने, जैसे इंडिया, यूएसए, हर कंट्री जब भी कोई इन्वेंशन करता है कोई भी चीज़, वहाँ का व्यक्ति, तो वो पेटेंट करा लेते हैं कि ये चीज़ सिर्फ यही बना सकता है और कोई नहीं बना सकता है। जैसे मान लो सैमसंग कंपनी किसी प्रोडक्ट को बना रही है, सेम टू सेम सिर्फ वही बना सकता है और दूसरा कोई नहीं बना सकता। या सैमसंग का मान लो लोगो है, सैमसंग मोबाइल है, उसका लोगो है, उसको सिर्फ सैमसंग मोबाइल वाले ही यूज कर सकते हैं और कोई नहीं करा सकता। तो पेटेंट जो होते हैं उनकी हम क्या करा लेते हैं, मतलब कोई भी आविष्कार जो होता है उसका हम पेटेंट करा लेते हैं। मगर घर में जो हमारे आस जो नुस्खे होते हैं, डेली मतलब जो यूज करने वाली दवाइयाँ वाइयाँ होती हैं, या जो भी हम मतलब हमारी दादी माँ बता दी हैं, उनका कोई पेटेंट नहीं होता। मगर अगर अब देखो, तब अगर उनका पेटेंट नहीं है तो कोई कॉमर्शियल वैल्यू नहीं है। अगर उन्हीं का पेटेंट करा ले और मार्केट में उनको बेचें, तो उनकी क्या बन जाएगी, कॉमर्शियल वैल्यू या इकोनॉमिक वैल्यू बन जाएगी। आज की डेट में आपने पता, आज का टेक्नोलॉजी का युग है, आज का मतलब तकनीकी टेक्नोलॉजी हम हर जगह यूज कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा रोबोट्स का बहुत ज़्यादा यूज होने लग गया है, या ऑटोमेटिक चीज़ें देखी होंगी आपने, अगर सिटीज़ में जाते हो तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक होती हैं। गेट जो होते हैं वो ऑटोमेटिक होते हैं, आप जाओगे सामने खड़े हो जाओगे तो गेट ऑटोमेटिक खुल जाएगा है। या आपने देखा होगा जो चढ़ने के लिए एस्केलेटर्स जो होते हैं, सीढ़ियाँ जो होती हैं ऑटोमेटिक चलने वाली, आप जाओ वो चलने लग जाएंगी। बहुत सारी चीज़ें क्या हो गई हैं, ऑटोमेटिक हो गई हैं। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी ने भी बहुत सारी चीज़ों को रिसोर्स में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर द टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट चेंजेस सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज। जिसने चीज़ों को किस में कन्वर्ट कर दिया है, रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर दिया है, किसने, टाइम और टेक्नोलॉजी है। और दोनों ही हमारे ह्यूमन नीड्स को क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं। जो टेक्नोलॉजी है आज की डेट में, मोबाइल भी क्या है, एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है। इतनी सारी चीज़ें आपके पास, इससे आप क्या कर सकते हो, पता नहीं क्या से क्या नहीं कर सकते। मोबाइल से घर बैठे आप एजुकेशन ले सकते हो, मोबाइल से हर दुनिया की मतलब खबर ले सकते हो आप।
और समय और टेक्नोलॉजी ने क्या किया है, चीज़ों को किस में कन्वर्ट कर दिया है, रिसोर्सेस में कन्वर्ट कर दिया है। पीपल देमसेल्फ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस। अब भाई इंसान भी अपने आप में क्या है, रिसोर्स हैं, और जिनको हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्सेस। ठीक है, इंसान अपने आप में रिसोर्स कैसे हैं, देखो भाई अब मैं बताता हूँ कैसे रिसोर्स है। पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस की बताओ हमें ज़रूरत है या नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत है, तो पुलिस अपने आप में क्या हुई, रिसोर्स हो गई। डॉक्टर्स रिसोर्सेस हैं या नहीं है, बिल्कुल रिसोर्सेस हैं। क्यों, क्योंकि हमें मतलब वो केयर, अगर हम बीमार होते हैं तो हमारी केयर करते हैं। इंजीनियर्स रिसोर्सेस हैं। टीचर्स रिसोर्स है कि नहीं है, हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपको पढ़ाने के नहीं पढ़ा रहे हैं, तो जो टीचर्स होते हैं वो भी तो आपकी नीड सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो टीचर्स भी क्या है, रिसोर्सेस हैं। ठीक है, तो हम सब कौन है, टीचर हो गए, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, पुलिस वाले हो गए, डिफेंस फोर्सेस वाले हो गए, या जिसको जो भी काम आ रहा है, ये सारे के सारे लोग कौन है, ह्यूमन रिसोर्स हैं। भाई काम कर रहे हैं ना, सिंपल सी बात है। किसी फैक्ट्री में वर्कर काम कर रहे हैं तो वो काम कर रहे हैं ना, और जो फैक्ट्री मालिक है उसकी नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं, तो वो भी क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेस हैं। मान लो आपका कपड़ा सिलवाने जाते हो टेलर के पास, तो टेलर भी कौन है, ह्यूमन रिसोर्स है। सिंपल सी बात है, उसको कपड़ा सिलना आता है, वो भी रिसोर्सेस है, तो आपकी नीड्स फुलफिल कर रहा है। तो सिंपल सी चीज़ें ध्यान रखना, इंसान भी क्या है, रिसोर्सेस हैं, जिनको हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्सेस हैं। और इसी के लिए सरकार ने एक अलग से मिनिस्ट्री भी बना रखी है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, जहां पर इंसानों को कैसे डेवलप किया जाए इस चीज पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो रिसोर्सेस, ध्यान देना, मुझे लग गया होगा अब आपको पक्का पता चल गया होगा कि रिसोर्स क्या है। कोई भी चीज, मैं दोबारा बता रहा हूं, कोई भी चीज जो हमारे काम आए, ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करे, उसको हम क्या बोलेंगे, रिसोर्स बोलेंगे। इट इज देयर आइडियाज, नॉलेज, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज डेट लीड टू क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज। आप देखो, इंसानों के आइडियाज होते हैं, इंसानों की नॉलेज होती है, इंसानों के आविष्कार होते हैं, डिस्कवरीज होती हैं, जिसकी वजह से एक के बाद एक हम क्या करते हैं, रिसोर्स तैयार करते चले आते हैं। जैसे आपने सुना होगा, स्टार्टिंग में हमने पहिए का आविष्कार किया था, हमने स्टार्टिंग फायर का आविष्कार किया और व्हील का इन्वेंशन किया था। तो आपने, अब जैसे ही इंसान ने व्हील का इन्वेंशन किया तो उसके बाद और भी रिसोर्सेज का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया। तो ठीक है, तो यहाँ मैंने देखा कि हमारे जो ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस के द्वारा जो आइडियाज दिए जाते हैं, जो नॉलेज दी जाती है, इन्वेंशन दी जाती है, डिस्कवरी जो की जाती है, उनसे हम नए नए रिसोर्सेज को हम क्रिएट करते चले जाते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि जब पहिए का आविष्कार हुआ, ठीक है, द डिस्कवरी और इन्वेंशन, ईच डिस्कवरी और ईच इन्वेंशन लीड्स टू मैनी अदर्स। जिस समय पहिए का आविष्कार हुआ था, तब किसी ने नहीं सोचा था कि यार हम मतलब 4 गाड़ी वाली चीज़ें, 2 पहिया वाली चीज़ें, या 2 व्हीलर 4 व्हीलर, आज की डेट में जो देखते हो आप, रेलगाड़ी, इन सब चीज़ों के बारे में किसी ने इमेजिन नहीं किया था। जैसे ही पहिए का आविष्कार हुआ तो फिर आपने देखा कि बैलगाड़ी बन गई, और फिर आपने देखा कि पर धीरे धीरे इसी से डेवलप करके हमने और डेवलप किया। आज की डेट में हम मतलब कई प्रकार की गाड़ियाँ चलाते हैं, 4 व्हीलर चलाते हैं। ठीक है, तो एक डिस्कवरी जब होती है तो उससे फिर कई सारे रिसोर्सेस का बनना संभव है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। द डिस्कवरी ऑफ फायर लेड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग। अब जैसे ही आग का आविष्कार हुआ था, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा 6th क्लास में, जब आग का आविष्कार नहीं हुआ था तो आदि मानव जो हुआ करते थे, अर्ली ह्यूमंस हुआ करते थे, वो कच्चा मांस खाते थे। जैसे ही मतलब आग का आविष्कार हुआ, उन्होंने समझा यार ये तो बहुत अच्छी चीज है, फिर उन्होंने खाना पकाना स्टार्ट कर दिया, कुकिंग करना स्टार्ट कर दिया, पका हुआ मांस खाने लग गए। और आज की डेट में आप देखो, हम जो खाना खाते हैं वो कैसा खाते हैं, पका हुआ खाना खाते हैं। मगर स्टार्टिंग में जब इंसान यहाँ पे आया था तो ऐसी सारी चीजें नहीं थी। तो एक आविष्कार जो होता है ना, एक डिस्कवरी जो होती है, उससे कई सारे रिसोर्सेस बनना स्टार्ट हो जाता है। एंड अदर प्रोसेसेस वाइल द इन्वेंशन ऑफ व्हील अल्टीमेटली रिजल्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यूअर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। और जैसे ही व्हील का आविष्कार हुआ तो उससे कई सारे जो ट्रांसपोर्ट के मीडियम है, ट्रांसपोर्ट मतलब हम जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। कि या किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह भेजें, चाहे उसको आप जमीन के थ्रू भेजो, लैंड के थ्रू भेजो, वाटर के थ्रू भेजो, एयर के थ्रू भेजो, किसी भी चीज़ के थ्रू आप भेजो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट। तो जब पहिए का आविष्कार हुआ तो पहिए का आविष्कार होने के बाद ही फिर कई सारे जो ट्रांसपोर्ट्स के मीडियम है उनका क्या हुआ, आविष्कार हुआ। फायर की डिस्कवरी हुई, कुकिंग के कई सारे मेथड्स की डिस्कवरी हो गई। और फायर का आपको पता ही है बहुत सारी जगह पर क्या होता है, इसका यूज होता है, नॉट ओनली इन कुकिंग, अदर प्रोसेसेस में भी इसका उपयोग होता है। ठीक है, जैसे मान लो कोई पावर प्लांट है जहाँ पर कोयले को जलाना है, तो कोयले को जलाने के बाद उसमें से जो हीट निकलती है, पानी गर्म करते हैं, फिर उससे स्टीम बनती है, स्टीम से टरबाइन घुमाते हैं, फिर जनरेटर चलाते हैं, तब बिजली बनती है। तो एक आविष्कार नहीं है, आग का आविष्कार कई सारी जगह पर करते हैं, सॉरी आग का जो यूज है कई सारी जगह पर करते हैं, फायर का यूज। ठीक है, तो यही कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो एक डिस्कवरी हो रही है, उसी डिस्कवरी के बाद कई सारे रिसोर्सेस भी क्या हो रहे हैं, क्रिएट होते जा रहे हैं। ठीक है, द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज टर्न्ड
एनर्जी इन द फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू इंपोर्टेंट रिसोर्स। अब आपने देखा होगा पहले इस शुरुआत में जो पानी जो तेज गति से बहता था, तब किसी ने नहीं सोचा था कि यार इसका हम यूज कर सकते हैं। मगर आज के ज़माने में हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, वही जो पानी की तेज रफ्तार से जो पानी गिरता है, अगर उसको हम टरबाइन पे गिरा दें, पानी की टरबाइन होती है उस पर अगर गिरा दे तो टरबाइन घूमेगी, और जब टरबाइन घूमती है तो टरबाइन से हम जोड़ देते हैं जनरेटर, और जब जनरेटर घूमता है तो उससे बनती है बिजली। और जब पानी से बिजली बनती है उसको हम बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो टेक्नोलॉजी, कौन सी टेक्नोलॉजी? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वाली टेक्नोलॉजी जो हमारे पास है, पानी से बिजली बनाने वाली जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, इसकी वजह से हमने क्या कर दिया है, जो एनर्जी होती है बहते हुए पानी में, उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है, एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स विच इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में हमने क्या कर दिया, उसको कन्वर्ट कर दिया है। तो रिसोर्स का मतलब यही है कि हमारे लिए कोई काम की चीज़ जो हमारी नीड्स को फुलफिल करे, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिसोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा रिसोर्स वाला टॉपिक जो है फिनिश हुआ। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के टाइप्स को हम बड़े डिटेल में मतलब डिस्कस करने वाले हैं। और तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल साथ के साथ में जितने भी फ्यूचर के वीडियोज हैं उनकी नोटिफिकेशंस आपको वहाँ पर मिलती रहेगी। और थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास 8th की ज्योग्राफी हम डिस्कस कर रहे हैं, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। इसकी हमने शुरुआत कर दी थी, एक लेक्चर में ऑलरेडी ला चुका हूँ, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी बुक है और इसका पहला चैप्टर हमने स्टार्ट किया है रिसोर्सेज। और रिसोर्सेज के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ फर्स्ट वाले लेक्चर में कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्सेज का मतलब क्या है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखें, और उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। तो आज हम देखेंगे रिसोर्सेज के टाइप्स। रिसोर्सेज तो हमने देखा था, कल मैंने बताया था आपको कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो रिसोर्सेज ऐसी कोई भी चीज़, फिर दोबारा से एक डेफिनेशन में बता देता हूँ, ऐसी कोई भी चीज़ जो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करे उसको हम क्या बोलेंगे, रिसोर्सेज बोलेंगे। तो एनीथिंग विच सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स इज नोन एज रिसोर्स। तो ध्यान रखना, ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारी नीड्स को फुलफिल कर रही है उसके रिसोर्स बोलेंगे, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे आपका मोबाइल हो या आपकी घड़ी हो या आपका पर्स हो या आपका पानी हो, हवा हो, कुछ भी हो, हमारे आसपास जो भी चीज़ हमारे काम आ रही है उसको हम रिसोर्स बोलेंगे। आज जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो इसके क्लासिफिकेशन पर रहेगा। और क्लासिफिकेशन में भी अगर आपको कोई पूछ ले कि रिसोर्स कितने प्रकार के होते हैं तो आपको बताना है रिसोर्स होते हैं 3 प्रकार के। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ रिसोर्सेस। पहला है नेचुरल रिसोर्सेस, दूसरा है ह्यूमन मेड रिसोर्सेस और तीसरा है ह्यूमन रिसोर्सेस, ठीक है। तो 3 प्रकार के रिसोर्सेस होते हैं, नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन। तो आज जो हम फोकस करेंगे सिर्फ और सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज पर फोकस करेंगे। अच्छा, एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखना, हमारी जो नई एनसीईआरटी जो अभी चल रही है, नई वाली आई है, उसमें सिर्फ एक ही प्रकार के रिसोर्स के बजाय नेचुरल का सिर्फ एक ही क्लासिफिकेशन दे रखा है, वो है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। मगर जो ओल्ड एनसीईआरटी हैं उनमें ये सारा की सारा क्लासिफिकेशन दे रखा है। तो हमारी नॉलेज के पर्सपेक्टिव से हम क्या करेंगे, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अब जो बच्चे 8th में अभी आए हैं तो वो सिर्फ इसी चीज़ को पढ़ सकते हो, नॉलेज के लिए इनको सीख सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, 5-10 मिनट में सीख जाएंगे हम ठीक है। तो अगर हमें नॉलेज मिल रही है, कुछ चीज़ें ज़्यादा सीखने को मिल रही है, तो हमें कभी भी हिचकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें अल्टीमेटली आपको आगे काम आ जाती हैं, ठीक है। तो आपको जो बुक में दे रखा है वो तो मिल ही जाएगा, इसके अलावा एडिशनली आपको मिलेगा ही। मेरी जितनी भी वीडियो आएंगी उसमें आपको प्रोबेबली संभावना यही है कि आपको चीज़ें थोड़ी ज़्यादा मिलेंगी, ठीक है। ओके, तो नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें, ध्यान रखना रिसोर्सेज तो हैं हमारे 3 प्रकार के, नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन। नेचुरल मतलब प्रकृति द्वारा प्रदत्त, जो प्रकृति ने दिया, हमारे आसपास के नेचर ने हमको दिया है, वो नेचुरल में आ जाएगा। ह्यूमन मेड मतलब हमने बनाए, इंसानों ने बनाए, नेचर से कुछ चीज़ ली, उसमें हमने कुछ मॉडिफाई किया और बना दिया, कैसा रिसोर्स बन गया, ह्यूमन मेड। और एक ह्यूमन, हम अपने आप में, इंसान भी अपने आप में क्या है, रिसोर्स है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो पहले तो हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज को हम 4 प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर 1, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज। डेवलपमेंट और यूज के आधार पर एक्चुअल रिसोर्सेस एंड पोटेंशियल रिसोर्सेस, ठीक है। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, अबायोटिक और बायोटिक रिसोर्सेस। तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी, इसके आधार पर रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। और फोर्थ है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें है यूबिक्यूटस या फिर यूनिवर्सल कह सकते हैं, और लोकलाइज्ड रिसोर्सेज, ठीक है। तो इनको हम एक एक करके आसानी से डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, बिल्कुल विद एग्जाम्पल याद करने वाले हैं। पहली चीज तो नेचुरल रिसोर्सेज होते क्या हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज
रिसोर्सेज का मतलब है ऐसे रिसोर्सेज जो हमें कहाँ से मिल रहे हैं, नेचर से मिल रहे हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, आपको हिंदी में समझ में आना चाहिए, फिर इंग्लिश तो आपको ऑटोमेटिकली आई जाएगी। देखो, द रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर, ड्रॉन मतलब कहाँ से मिल रहे हैं, नेचर से लिए जा रहे हैं, एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। और उनको हम कुछ ज़्यादा मॉडिफाई किए बिना ही, मॉडिफाई का मतलब किसी चीज़ में कुछ इंप्रूव करना, तो नेचर से जो रिसोर्स मिल रहे हैं हम उसमें ज़्यादा इंप्रूव नहीं करते, हम जनरली उनको डायरेक्टली यूज करते हैं। ऐसे रिसोर्सेज को हम नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। अब जैसे एयर है भाई, तो एयर को आप कोई मॉडिफाई करते हो, नहीं करते। पानी है, पानी को, हाँ पानी में फिर भी आप मॉडिफाई कर सकते हो उसको, मतलब आप प्योर कर सकते हो, मगर बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे होते हैं। अब जैसे मान लो फ्रूट्स हो गए, तो फ्रूट्स को हम तो डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, उसमें कुछ करते ही नहीं। तो नेचुरल रिसोर्सेज वो ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो एक तो नेचर से मिलते हैं और इनको हम बिना किसी मॉडिफिकेशन के, बहुत ही ज़्यादा मॉडिफिकेशन किए बिना डायरेक्टली यूज करते हैं। ऐसे रिसोर्सेज को हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। तो एयर वी ब्रीथ, वाटर इन आवर रिवर्स, लेक्स, सॉइल्स, मिनरल्स, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं, नेचुरल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, पानी हो गया, ऑयल हो गया, फॉरेस्ट हो गए, रॉक्स, मिनरल्स, सॉइल, एनिमल्स, ये सारे के सारे कैसे रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। और ये सारी चीज़ें हमने नहीं बनाई, ये किसने दी है हमें, प्रकृति। प्रकृति को बोलते हैं नेचर, नेचर के द्वारा गिफ्टेड है ये। ऐसे रिसोर्सेज जो नेचर के द्वारा गिफ्टेड होते हैं उनको नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं, और इनको बहुत ही कम मॉडिफिकेशन के किए बिना हम इनको यूज करते हैं। तो मैनी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, ये नेचर ने हमको फ्री में गिफ्ट दे रखे हैं। सोचो अगर ये भी पैसे से खरीदने पड़ते तो क्या हालत होती है हमारी, है। और इनको हम डायरेक्टली यूज करते हैं बिना किसी मॉडिफिकेशन के। मगर आज की डेट में आपको पता है जमाना आ गया एडवांस, और टेक्नोलॉजी और टूल्स, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। तो हम क्या करते हैं, इन रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल तरीके से यूज करते हैं विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की सहायता का यूज करके या टेक्नोलॉजी का यूज करके इनको प्रॉपर तरीके से हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। किन को, नेचुरल रिसोर्सेज। तो यहाँ पे दिख रहा है ये सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं। वेजिटेशन, वेजिटेशन का मतलब तो आपको पता ही है, पेड़ पौधे, एनिमल, सॉइल, मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं, जो जमीन के अंदर पाए जाते हैं, जिनको खोद के निकाला जाता है, उनको हम क्या बोलते हैं, मिनरल्स। वाटर, ये सारे के सारे कैसे रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अब हम पहला क्लासिफिकेशन देखते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी। रिन्यूएबिलिटी का मतलब कोई चीज़ का रिन्यू होना। जैसे मान लो कोई चीज़ खत्म हुई, दोबारा से रिन्यू हो गई, फिर खत्म हुई, फिर दोबारा से रिन्यू हो गई। अगर कोई चीज़ दोबारा से खत्म होने के बाद दोबारा से रिन्यू हो रही है या नहीं हो रही है, उसको हम बोलते हैं रिन्यूएबिलिटी। जैसे आपका मोबाइल का 2 महीने का, 1 महीने का रिचार्ज होता है, तो फिर आपको क्या कराना पड़ता है, उसको रिन्यू कराना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं। ऐसे ही यहाँ पे भी प्रकृति में भी कुछ रिसोर्सेज हैं ऐसे। एक तो ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कभी रिन्यू ही नहीं होंगे, एक बार खत्म मतलब खत्म, रिन्यू होने में लाखों करोड़ों साल लगेंगे। और एक ऐसे रिसोर्सेज हैं जो हर दिन रिन्यू होते रहते हैं। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेज जो है रिन्यूएबिलिटी के आधार पर कितने प्रकार के, 2। पहला है रिन्यूएबल रिसोर्सेज और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये हमारी क्लास 8 की एनसीईआरटी में नई वाली में दे रखा है, और बाकी जो आएंगे क्लासिफिकेशन वो नहीं है। ठीक है, तो ध्यान देना, नेचुरल रिसोर्सेज 2 प्रकार के, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो रिन्यू मतलब नए हो रहे हैं, तो ऐसे रिसोर्सेज जो मतलब बहुत ही अनलिमिटेड क्वांटिटी में और जो खत्म हो जाए तो फटाफट रिन्यू हो जाते हैं, अपने आप की मतलब भरपाई कर लेते हैं, उनको हम बोलते हैं नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्सेस। और जो एक बार में मतलब यूज करने के बाद दोबारा बनने में बहुत साल लग जाते हैं और आसानी से रिन्यू नहीं हो पाते हैं और लिमिटेड है, उनको हम बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे प्लांट और एनिमल्स। अब आपको पता है पेड़ पौधे तो हमेशा बढ़ते ही रहते हैं, बढ़ते ही रहते हैं, बढ़ते ही रहते हैं। अब ये अलग बात है कि हम उनका बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन करें तो सीधी बातें खत्म होंगे। ठीक है, अगर इनको हम एक प्रॉपर प्लांट वे में यूज करें तो ये कभी भी खत्म नहीं होंगे। तो प्लांट्स, एनिमल्स जो हैं जनरली रिन्यूएबल में, और मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल, सॉइल्स, ये किसमें, नॉन रिन्यूएबल में। ठीक है, तो हालांकि अपनी बुक में जो एग्जांपल दे रखे हैं वो भी हम देखेंगे। तो नेचुरल रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी 2 प्रकार के हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। पहला हम देखेंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज। यहाँ पे ध्यान रखना, ये प्रॉपर नोट्स हैं, इनको आपको अच्छी तरह से करना है। रिसोर्सेज विच कैन बी रीयूज्ड और रिन्यूड इन फ्यूचर आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो ऐसे रिसोर्सेज जिनको एक तो रीयूज किया जा सकता है, दोबारा से यूज किया जा सकता है, पुनः उपयोग किया जा सकता है, और फ्यूचर में रिन्यू होते रहते हैं, नए होते रहते हैं, ऐसे रिसोर्सेज को हम बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज।
दूसरी चीज, दीज आर अनलिमिटेड इन क्वांटिटी, इनकी जो मात्रा अनलिमिटेड है, बहुत ज्यादा मात्रा में। अब यार सोलर एनर्जी, सन, अब बताओ कितना यूज करोगे आप? दिन में जितना चाहो उतनी सन की एनर्जी यूज कर सकते हो। धूप जो कहते हैं उसको कर सकते नहीं कर सकते? और हर दिन सन की एनर्जी मिलती है, कभी खत्म होती है सन की एनर्जी? कभी खत्म नहीं, सब कुछ खत्म हो जाए पर सन की एनर्जी कभी खत्म नहीं होगी। सब कुछ खत्म हो जाए पर हवा कभी खत्म नहीं होगी। तो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी कैसी है? अनलिमिटेड है। और जो चीज अनलिमिटेड है वो जनरली किस में आएगी? रिन्यूएबल रिसोर्सेस में। एंड दीज रिसोर्सेस कैन बी रीप्लेनिश्ड इजिली। रीप्लेनिश का मतलब है पुनः भरपाई होना किसी चीज की। कोई चीज खत्म हुई दोबारा से पूरी हो गई, खत्म हुई दोबारा से पूरी हो गई, खत्म हुई दोबारा से पूरी हो गई, उसको हम बोलते हैं रीप्लेनिश। किसी चीज का मतलब लॉस को फटाफट कंपनसेट किया जा सके, या कोई चीज खत्म हुई उसको दोबारा से कंपनसेट किया जा सके। तो यहाँ पे तीन चीज आपको ध्यान रखनी है। ऐसे रिसोर्सेस जिनको रीयूज किया जा सकता है, रिन्यू किया जा सकता है फ्यूचर में, उनको हम बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेस। इनकी क्वांटिटी कैसी है? अनलिमिटेड क्वांटिटी है, मतलब मात्रा, इनकी मात्रा कैसी है? अनलिमिटेड है। और ये रिप्लेनिश हो जाते हैं, आसानी से इनको रिप्लेनिश किया जा सकता है, मतलब खत्म हो गए तो दोबारा से इनकी भरपाई हो सकती है। एग्जाम्पल में सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये एग्जाम्पल किसके हो गए? रिन्यूएबल रिसोर्सेस के। दूसरे नॉन रिन्यूएबल, नॉन मतलब ना लग गया, ऐसे रिसोर्सेज जो रिन्यू नहीं होंगे तो बहुत साल लग जाएंगे। तो द रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी रिन्यूड इन फ्यूचर, ऐसे रिसोर्सेज जो फ्यूचर में रिन्यू नहीं हो सकते, आने वाले में समय में रिन्यू नहीं हो सकते, उनको हम बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और इनको रिन्यू होने में या इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं भैया। मिलियन, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, और मिलियंस का मतलब कितने लाखों करोड़ों साल लगते हैं। तो ये जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, इनके फॉर्मेशन में बहुत लंबा समय लगता है, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब हमारी आम आदमी की जो लाइफ होती है 60-70 साल, 80 साल, जितना भी लगा लो, तो इनमें तो ये रिन्यू होने वाले नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इनको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एंड दीज रिसोर्सेज कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड, अगर एक बार खत्म तो दोबारा से इनकी पूर्ति नहीं हो सकती। अब जैसे कोल खत्म हो गया तो हो गया, अब आसानी से उसको भरपाई नहीं कर सकते हम उसको बनने में तो फिर पता नहीं कितने करोड़ों साल लगेंगे, लाखों करोड़ों साल लगेंगे। पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये रिसोर्सेस ऐसे हैं, कैसे हैं? लिमिटेड हैं, फ्यूचर में कभी भी खत्म हो सकते हैं। विच कैन बी एग्जॉस्टेड इन फ्यूचर, जो रिसोर्सेस फ्यूचर में एग्जॉस्ट हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं, उनको हम बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। तो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। तो सबसे सिंपल सा आपको क्या याद रखना है कि रिन्यूएबल रिसोर्सेस ऐसे होते हैं जो हर दिन रिन्यू होते रहते हैं या जनरली रिन्यू होते रहते हैं आसानी से। नॉन रिन्यूएबल जो आसानी से रिन्यू नहीं होते रहते। इनकी क्वांटिटी अनलिमिटेड है, इनकी क्वांटिटी लिमिटेड है। ये फ्यूचर में कभी भी एग्जॉस्ट नहीं होंगे और ये फ्यूचर में कभी भी एग्जॉस्ट हो सकते हैं अगर हम इनका ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है। सेकंड क्लासिफिकेशन है नेचुरल रिसोर्सेस ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, डेवलपमेंट और यूज के आधार पर, ठीक है। तो दो प्रकार के, एक्चुअल रिसोर्सेस और पोटेंशियल रिसोर्सेस, ठीक है। तो एक्चुअल और पोटेंशियल रिसोर्सेज को अब हम देखेंगे। पहले एक्चुअल रिसोर्सेज। एक्चुअल मतलब आपको मतलब वास्तविक, एक्चुअल का मतलब क्या होता है? वास्तविक। तो ऐसे रिसोर्सेज जिनकी क्वांटिटी हमें पता है। एक्चुअल रिसोर्सेस आर दोज रिसोर्सेस हुज क्वांटिटी इज नोन, जिसकी क्वांटिटी हमें पता है उसको हम बोलते हैं एक्चुअल रिसोर्सेस। समझ गए? मतलब अब हमें पता है कि मान लो जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, द रिच डिपॉजिट्स ऑफ कोल इन रूहर रीजन ऑफ जर्मनी, मतलब जर्मनी का जो रीजन है रूहर रीजन, यहाँ पर हमें पता है कि कितना कोल बचा हुआ है। जियोलॉजिस्ट ने बता रखा है, ज्योग्राफी के जो स्पेशलिस्ट होते हैं उन्होंने बता रखा है कि कितना कोल बचा हुआ है और अगर कितना कितना यूज करते रहोगे और तो कितने दिन चल जाएगा, ऐसे करके इन्होंने प्रेडिक्ट कर रखा है। क्वांटिटी ऑफ क्रूड ऑयल इन वेस्ट एशिया, एशिया के वेस्ट वाले भाग में जो देश आते हैं वहां पर भी जो क्रूड ऑयल है, कच्चा जो तेल है, पेट्रोलियम ऑयल जिसको हम बोलते हैं, उसकी क्वांटिटी भी लिमिटेड है, पता है हमको। और ब्लैक सॉइल इन महाराष्ट्र में जो ब्लैक सॉइल है इसकी भी क्वांटिटी पता है। तो ऐसे रिसोर्सेज जिनकी क्वांटिटी हमें पता है उसको हम बोलते हैं एक्चुअल रिसोर्सेज। समझ गए? अब घर में क्या क्या चीजें रखी है आपको पता है हर चीज के बारे में, तो कहोगे यार हाँ एक्चुअलिटी ये, और नहीं पता तो नहीं पता किसी चीज के बारे में। तो ध्यान रखना, ऐसे रिसोर्सेस जिनकी क्वांटिटी हमें पता है और साथ के साथ में जिनको हम प्रेजेंट में यूज कर रहे हैं उनको हम बोलते हैं एक्चुअल रिसोर्सेस। तो एग्जाम्पल ये आपके एक्चुअल रिसोर्सेस के हो गए। दूसरे पोटेंशियल। अब देखो पोटेंशियल का मतलब है संभावना। पोटेंशियल का मतलब क्या है? संभावना। तो ऐसे रिसोर्स, अब देखो संभावना है, अब जैसे मैं कह रहा हूं कि भैया अब फ्यूचर में मून या मार्स
इन पर हैबिटेट का मतलब निवास, अभी कोई ना तो मून पर रह रहा है और ना ही कोई मार्स पर रह रहा, मगर संभावना है कि फ्यूचर में आने वाले समय में वहाँ पर घर बनाने की पॉसिबिलिटी होगी, हम सब वहीं पर मतलब जा सकेंगे, और ये मतलब संभावना है। अभी एक्चुअलिटी में ऐसा है नहीं है, इनको फ्यूचर में जाने की संभावना है, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दो चीज यहाँ पे ध्यान रखना, एक तो ऐसे रिसोर्सेज, पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज हुज इंटायर क्वांटिटी मे नॉट बी नोन एंड दीज आर नॉट बीइंग यूज्ड एट प्रेजेंट। मतलब ऐसे रिसोर्सेज, एक तो जिनकी पूरी की पूरी क्वांटिटी हमें पता नहीं है कि कितनी मात्रा में है, और साथ ही साथ में आज की डेट में इनको प्रेजेंट में यूज नहीं किया जा रहा है, ऐसे रिसोर्सेज को हम बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज, और हो सकता है इनको फ्यूचर में हम यूज करें। जैसे यूरेनियम लद्दाख में पाया जाता है, अभी प्रेजेंट में यूज नहीं कर रहे, संभावना है इसको फ्यूचर में, जो लद्दाख जम्मू कश्मीर वाले इलाके में आता है, आपको पता ही है, लेह लद्दाख, ठीक है, अब तो अलग से यूनियन टेरिटरी बन चुका है, और तो लद्दाख में यूरेनियम की पॉसिबिलिटी है, तो उसको फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। और मून, मार्स, इन पर मतलब क्या होगा, फ्यूचर में हैबिटेट मतलब निवास कर सकते हैं, रह सकते हैं, घर बना सकते हैं, ये भी एक संभावना है। अभी प्रेजेंट में कोई नहीं रह रहा वहाँ पे, ठीक है, पोटेंशियल रिसोर्सेस में आ जाएगा। अब जैसे 200 साल पहले की अगर बात करें तो 200 साल पहले हाई स्पीड जो विंड है, ये एक संभावना थी, पोटेंशियल रिसोर्स था। पहले आपको पता है, आज की डेट में आपने देखा हो तो हमारी जो सरकार है, प्रेजेंट गवर्नमेंट है, वो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस पर बहुत ही ज़्यादा फोकस कर रही है। रिन्यूएबल मतलब सोलर एनर्जी पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है हमारी सरकार, विंड एनर्जी पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। मगर 200 साल पहले कोई विंड एनर्जी यूज नहीं करता था, कोई मतलब हवा से बिजली नहीं बनाता था, ये पहले 200 साल पहले संभावना थी, मगर आज की डेट में ये क्या बन गया है, एक्चुअल रिसोर्स बन गया। आज की डेट में एक्चुअलिटी में हम इसको यूज कर रहे हैं, समझ गए। तो ऐसे रिसोर्सेज जिनको फ्यूचर में यूज करने की संभावना हो, प्रेजेंट में जिनका यूज ना हो रहा हो, उनको हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल और दे रखा है, जैसे विंड फार्म्स जनरेट एनर्जी यूजिंग विंड मिल्स लाइक नेदरलैंड आपको यूरोप में एक कंट्री मिलेगा, वहां पर कई सारे ऐसे विंड फार्म्स है जहां पर विंड मिल का यूज करके, पवन चक्की को यूज करके क्या बनाते हैं, बिजली बनाते हैं, ठीक है। तीसरा क्लासिफिकेशन है नेचुरल रिसोर्सेस ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन मतलब कहां से निकल रहे हैं, पैदा कहां से हो रहे हैं, वो तो फिर दो प्रकार से हैं, अबायोटिक रिसोर्सेस और बायोटिक रिसोर्सेस। तो अब हम देखेंगे अबायोटिक क्या होते हैं और बायोटिक क्या होते हैं। देखो एक चीज ध्यान रखना, जब भी शब्द बायो आपको मिल जाए तो दो चीजों पर आप ध्यान देना, प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है। जब भी ये शब्द बायो मिले तो आपको किन चीजों पे ध्यान देना है, प्लांट और एनिमल, ठीक है। तो बायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, प्लांट और एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ओरिजिन के आधार पर जो रिसोर्स हैं वो दो प्रकार के हैं, बायोटिक और अबायोटिक रिसोर्सेस। पहले हम बात करेंगे अबायोटिक, अलग आ दिया, मतलब प्लांट और एनिमल्स की हम बात नहीं कर रहे। अबायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं, ऐसे रिसोर्सेज जो नॉन लिविंग थिंग्स से हमें मिले, उसको हम क्या बोलते हैं, अबायोटिक रिसोर्सेज। अब देखो थिंग्स होती हैं दो प्रकार की, आपने साइंस में पढ़ा होगा, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स जिनमें जान होती है, जिनमें मूवमेंट होता है, जिसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, उनको हम लिविंग थिंग्स बोलते हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स या लिविंग थिंग्स हो गए। और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या हो जाएंगे, जिसमें मतलब ग्रोथ नहीं हो सकती, लाइफ प्रोसेसेस नहीं हो सकते, लाइफ नहीं है, ना रेस्पिरेशन हो सकता है, ना डाइजेशन हो सकता है, ना खाना खा सकते, ऐसी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हैं। तो ध्यान देना, अबायोटिक रिसोर्सेस ऐसे रिसोर्सेस होते हैं जो कहाँ से आ रहे हैं, नॉन लिविंग थिंग से आ रहे हैं, उनको हम बोलते हैं अबायोटिक रिसोर्सेस। यहाँ पे छोटी सी गड़बड़ी है, ए लगा लेना इसमें, ठीक है। उनको हम क्या बोलेंगे, अबायोटिक रिसोर्सेस बोलेंगे। अबायोटिक रिसोर्सेस आर नॉन लिविंग, ये मतलब नॉन लिविंग रिसोर्सेस हैं। और जैसे एग्जांपल करें, सॉइल, रॉक, मिनरल्स। अब मिनरल्स में कई सारे आ गए आपके, मिनरल्स का आपका आगे चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे मिनरल का क्लासिफिकेशन। तो जो सॉइल है नॉन लिविंग है, सीधी सीधी बात है। रॉक्स होती हैं, चट्टान जो होती है वो भी नॉन लिविंग से हैं। जितने भी मिनरल्स हैं जो जमीन में से खोद के निकाले जाते हैं वो भी कैसे हैं, नॉन लिविंग है, ठीक है। तो ये आगे अबायोटिक रिसोर्सेस। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक आपको करेक्ट करनी है, इसको क्या करना है, अबायोटिक रिसोर्सेस। दूसरा है आपका बायोटिक रिसोर्सेस। तो मैंने बता दिया, बायो शब्द आपको आ जाए तो आपके दिमाग में दो चीज या आनी चाहिए, प्लांट और एनिमल्स। तो सिंपल सी बात है, ऐसे रिसोर्सेज जो हमें कहाँ से मिलेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिले। और लिविंग ऑर्गेनिज्म में दो ही चीज आती है, प्लांट्स और एनिमल्स। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। द रिसोर्सेज विच कम्स फ्रॉम एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड बायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज आर लिविंग। ये बायोटिक जो रिसोर्सेज होते हैं लिविंग होते हैं। लिविंग मतलब इनमें बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस होते रहते हैं बायोलॉजी वाले।
वाले। एग्जाम्पल की बात करें तो मेनली तो इसमें दो ही हैं, प्लांट और एनिमल्स, और प्लांट और एनिमल के प्रोडक्ट जैसे फ्रूट्स हैं, ये भी हमें कहाँ से मिले, प्लांट से। मिल्क कहाँ से मिलता है, एनिमल्स। वूल कहाँ से मिलती है, एनिमल्स। टिम्बर, लकड़ी वकड़ी कहाँ से मिलती है, प्लांट्स। तो ध्यान रखना जो बायोटिक रिसोर्सेस है इसमें मेनली दो ही चीज़ आते हैं, प्लांट और एनिमल्स, और साथ के साथ में इनके प्रोडक्ट्स। जो प्रोडक्ट्स का मतलब जो चीज़ें प्लांट और एनिमल से हमें मिल रही है वो हो गया हमारा बायोटिक रिसोर्सेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बायोटिक, अबायोटिक। बायोटिक में ध्यान रखना लिविंग होते हैं, अबायोटिक जो होते हैं नॉन लिविंग रिसोर्सेज होते हैं। प्लांट, एनिमल्स, फंजाई, बैक्टीरिया ये बायोटिक में हो गए, और नॉन लिविंग में वाटर, सनलाइट, सॉइल, एयर, टेम्परेचर ये क्या हो जाएंगे, बायोटिक रिसोर्सेज। अब लास्ट हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो है नेचुरल रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कहाँ कहाँ फैले हुए हैं। कुछ रिसोर्सेज तो ऐसे हैं जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, और कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो कहीं लिमिटेड एरिया में ही पाए जाते हैं। उनको हम बोलते हैं अब उनको हम दो प्रकार से क्लासीफाई कर सकते हैं, एक है यूबिक्यूटस और लोकलाइज्ड। यूबिक्यूटस को हम बोलते हैं यूनिवर्सल। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल। तो ऐसे रिसोर्सेज जो हर जगह पाए जाएं उनको तो हम बोलेंगे यूबिक्यूटस, और ऐसे रिसोर्सेज जो किसी पर्टिकुलर जगह पर ही पाए जाएं, पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जाएं, पर्टिकुलर कंट्री में ही पाए जाएं, उसको हम बोलेंगे लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। ठीक है, तो यूबिक्यूटस और लोकलाइज्ड रिसोर्सेज ये भी एक क्लासिफिकेशन है किसका, नेचुरल रिसोर्सेज का। किसके आधार पर, डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर। ठीक है, तो पहले है यूबिक्यूटस या फिर यूनिवर्सल रिसोर्सेज। तो द रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एवरीवेयर, ऐसे रिसोर्सेज जो हर जगह पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं यूबिक्यूटस रिसोर्सेज, और या इनको बोल सकते हैं यूनिवर्सल रिसोर्सेज। एग्जांपल एयर, वाटर। अब बताओ हवा आपको हर जगह मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। पृथ्वी की बात कर रहे हैं भाई, वी आर टॉकिंग अबाउट अर्थ। और वाटर जनरली हर जगह पर मिलेगा। ठीक है, तो ये रिसोर्सेज कैसे हो गए, एयर, वाटर जनरली यूबिक्यूटस या यूनिवर्सल रिसोर्सेज। अब है लोकलाइज्ड, नाम से ही पता चला लोकल, कहीं मतलब पर्टिकुलर जगह पर ही मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। तो दोज रिसोर्सेज विच आर फाउंड ओनली इन सर्टेन प्लेसेस आर कॉल्ड लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जो कुछ सर्टेन प्लेसेस पे ही पाए जाएं, मतलब निश्चित जगह पे ही पाए जाएं, हर जगह पर न पाए जाएं, उनको हम क्या बोलते हैं, लोकलाइज्ड रिसोर्सेज बोलते हैं। फॉर एग्जांपल डायमंड माइंस इन अफ्रीका। अफ्रीका में डायमंड की माइंस पाई जाती हैं। डायमंड की माइन मतलब खान पाई जाती है जहां से डायमंड निकलते हैं। भैया भारत में तो कहीं है नहीं, समझ गए। तो ये क्या है, हर जगह पे नहीं पाए जाते डायमंड्स, तो ये कहां पे पाए जाते हैं, अफ्रीका में। तो ये कैसा रिसोर्स हो गया, लोकलाइज्ड रिसोर्स हो गया, जो कहां पर पाया जा रहा है, अफ्रीका में। ऐसे बहुत सारी चीजें, कॉपर, आयरन ओर, ये भी किसी पर्टिकुलर जगह पर ही पाए जाते हैं, हर जगह पर नहीं पाए जाते। ठीक है, फैक्टर्स ऑन विच डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स डिपेंड। अब हमें देखना है कि अब आप देखा, आपने अभी क्या देखा, हर रिसोर्सेज जो है हर जगह पर नहीं मिलता। कुछ रिसोर्सेज कहीं पर ज़्यादा होते हैं, कुछ रिसोर्सेज कहीं पर कम होते हैं। तो हम यही देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, ऐसे कौन कौन से कारक हैं जिनके आधार पर रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है या रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है। लास्ट टॉपिक है अपना। ठीक है, तो ध्यान देना, जो रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है फिजिकल फैक्टर्स पर। कैसे फैक्टर्स पर, फिजिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स में जैसे टेरेन मतलब उसका मतलब एरिया कैसा है, वहाँ पे माउंटेन्स पाए जा रहे हैं या प्लेट्यूज पाए जा रहे हैं या प्लेन्स पाए जा रहे हैं, वो हो गया उसका टेरेन, जो मतलब बाहर से आपको दिखाई दे, या हम इसको लैंडफॉर्म बोल सकते हैं। तो फिजिकल फैक्टर ध्यान देना, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है किसका, नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन। और फिजिकल फैक्टर्स में मेनली तीन यहाँ पे बता रखे हैं। टेरेन मतलब उसका फिजिकल जो स्ट्रक्चर है, बाहर से जो देखोगे, जो लैंडस्केप जो दिखाई दे रहा है आपको, चाहे वो माउंटेन्स हैं क्या हुआ, या फिर प्लेट्यूज हैं या प्लेन्स हैं, ये सारी चीज़ें। क्लाइमेट पर डिपेंड करता है, हॉट क्लाइमेट है या कोल्ड क्लाइमेट है। ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। अल्टीट्यूड को मतलब हाइट, ऊंचाई, कितनी ऊंचाई पर कोई चीज़ पाई जा रही है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये जो फैक्टर हैं, फिजिकल फैक्टर्स, टेरेन, क्लाइमेट और अल्टीट्यूड, इनके आधार पर किसी भी रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है। ठीक है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल। आपको पता है जो रिसोर्सेज होते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है, कहीं पर समान नहीं है। क्यों अनइक्वल है, क्योंकि इन्हीं फैक्टर्स की वजह से अनइक्वल है, इसलिए अर्थ पर अलग अलग जगह पर अलग अलग रिसोर्सेज पाए जाते हैं। और आपको पता हो तो हमारी अर्थ में भी बहुत ज़्यादा वैरायटी पाई जाती है, बहुत ज़्यादा फिजिकल डाइवर्सिटी पाई जाती है। कहीं पर माउंटेन्स मिलेंगे, कहीं पर आपको प्लेन्स मिलेंगे, कहीं पर आपको प्लेट्यूज मिलेंगे, कहीं पर आपको डेजर्ट मिलेगा, कहीं पर ओशंस मिलेंगे। तो हमारी अर्थ में ही क्या है, अर्थ में ही फिजिकल डाइवर्सिटी है, अर्थ में ही सारी चीज़ें सब जगह पर नहीं पाई जाती, इसलिए रिसोर्सेज भी सारे के सारे सभी जगह पर नहीं पाए जाते। क्यों नहीं पाए जाते, उसका एक ही कारण है, फिजिकल फैक्टर्स। ठीक है,
और यहाँ पे 2-3 छोटे छोटे से डेफिनेशन है, इनको याद रखना है। स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज, स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज। अब देखो स्टॉक का मतलब हमारे पास कितनी चीज जमा है। जैसे दुकानदार के पास जाओ तो वो पूछते हैं हाँ भाई स्टॉक है, इसका स्टॉक अवेलेबल है या नहीं है, स्टॉक में कोई चीज है या नहीं है, ठीक है। अब जैसे मान लो दुकानदार है तो आप जाओ बुक लेने, तो वो क्या एक ही बार में 100-200 बुक मंगा लेते हैं, तो वो पूछते हैं हाँ भाई स्टॉक में अभी कितनी बची हुई है। तो मतलब स्टॉक का मतलब कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है, ठीक है। रिसोर्सेज का कितना स्टॉक बचा हुआ है। तो स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है इट इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर यूज, कि रिसोर्सेज का अमाउंट, अमाउंट मतलब उसकी मात्रा, कितने रिसोर्सेज हमारे यूज के लिए बचे हुए हैं, उसको हम बोलते हैं स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज। टेक्नोलॉजी तो आपको पता ही है, तकनीकी तो आपको पता ही है। तकनीकी क्या है, ये लेटेस्ट नॉलेज और स्किल का यूज है, एप्लीकेशन है। तो इट इज द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल डूइंग और मेकिंग थिंग्स। तो आज की डेट में आपने देखा होगा तकनीकी का मतलब है आज की डेट में जो लेटेस्ट नॉलेज है, जैसे रोबोटिक्स हो गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, और स्किल, स्किल मतलब कोई इंजीनियर बन गया, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया, तो अपनी स्किल को यूज करके, अपनी कौशल को यूज करके और अपनी लेटेस्ट नॉलेज को यूज करके नई नई चीजें बनाना, कुछ बनाना, वही चीज क्या कहलाएगी, टेक्नोलॉजी कहलाती है। तो आपको देखना मोबाइल कंप्यूटर्स में नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, नई नई चीजें आती रहती हैं। तो वो कैसे आ रही है, उसके लिए उनको पहले लेटेस्ट नॉलेज लेनी पड़ती है और अपने अंदर स्किल्स डेवलप करनी पड़ती है। एक है पेटेंट, ये मैंने लास्ट लेक्चर में ही बताया था। पेटेंट का मतलब है मान लो अगर मैंने कोई चीज़ बनाई, मैंने मान लो कोई कूलर बनाया और ऐसा कूलर है वो बिजली से नहीं चलता, ठीक है, और कुछ अलग तरीके से चल रहा है, और उस कूलर को कोई दूसरा ना बनाए, सिर्फ मैं बनाऊं, कोई दूसरा बनाए, तो मैं उस पर केस कर सकता हूं। तो अगर किसी व्यक्ति ने कोई इन्वेंशन किया है, कोई डिस्कवरी की है, तो उस पर एक्सक्लूसिव राइट, अगर आपने पेटेंट करा लिया तो उस पर कूलर बनाने का राइट आपको ही होगा और किसी को नहीं होगा। ये आप मान लो कुछ भी बना लो, किसी व्यक्ति ने मान लो बाइक बना दी जो पानी से चल रही है, अब मान लो उसको बाइक बनाने में मतलब हो सकता है 2-4 साल लग गए हो, 5 साल लग गए हो, वो कई दिनों से रिसर्च कर रहा हो, ठीक है, अब इतनी मेहनत की है, तो अगर वो बाइक सक्सेसफुल हो जाती है तो वो व्यक्ति उस बाइक का क्या करा सकता है, पेटेंट करा सकता है कि ये जो टेक्नोलॉजी है इसको सिर्फ मैं ही यूज करूंगा और कोई यूज नहीं करेगा, अगर कोई यूज करेगा तो मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है, मुझसे। तो पेटेंट का मतलब भी क्या है, इट मीन्स एक्सक्लूसिव राइट। एक्सक्लूसिव मतलब विशेष अधिकार। अब जो व्यक्ति ने बाइक बनाई उसी का अधिकार है, ऐसी बाइक बनाने का और कोई नहीं बना सकता। ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन, अगर किसी व्यक्ति के पास कोई स्पेशल आइडिया या किसी कोई आविष्कार किया है, उस पर क्या होना, इस एक्सक्लूसिव राइट होना, यही चीज क्या कहलाती है, यही चीज कहलाती है पेटेंट। मान लो आज की डेट में एक समस्या चल रही है, कोविड-19 डिजीज चल रही है, अगर कोई व्यक्ति उसकी वैक्सीन बना लेता है या कोई संस्था वैक्सीन बना लेती है और उसने पेटेंट करा लिया, तो वो जो वैक्सीन है वही कंपनी या वही व्यक्ति बनाएगा और कोई नहीं बना सकता। अगर कोई ऐसा बनाता है तो उस पर केस हो सकता है, कंपनी केस कर सकती है, तो उसको हम बोलते हैं पेटेंट। तो यहाँ पर हमारा टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कंप्लीट हुआ। अभी 1-2 लेक्चर और आएंगे और फिर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको हमारा स्टडी मटेरियल मिलेगा और साथ के साथ में जो भी वीडियो जाते हैं हमारे, उनकी नोटिफिकेशंस भी आपको मिलती रहेगी। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास 8 की ज्योग्राफी, रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, एनसीईआरटी हम डिस्कस कर रहे हैं और इसका चैप्टर नंबर 1 चल रहा है रिसोर्सेस, और इसका लेक्चर नंबर 3 आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें हम देखेंगे जनरली मैन मेड रिसोर्सेस एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्सेस के बारे में, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था रिसोर्सेस के बारे में कि रिसोर्सेस क्या होते हैं। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारी इंसानों की ज़रूरतों को पूरी करे उसको हम क्या बोलेंगे, रिसोर्स बोलेंगे। या ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारे काम की हो उसको हम क्या बोलते हैं, रिसोर्स बोलते हैं। फिर हमने देखा था कि रिसोर्सेस 3 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिलते हैं, प्रकृति से मिलते हैं, उनमें हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे द्वारा नहीं बनाए जाते, उनको हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। और ऐसे रिसोर्सेज जिसको हम बना रहे हैं, हम मतलब इंसान बना रहे हैं, उनको हम बोलते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज या मैन मेड रिसोर्सेज। और तीसरा है ह्यूमन भी अपने आप में क्या है, रिसोर्स है, क्योंकि इंसान भी बहुत ज़्यादा काम आता है। आपको पता है हर इंसान का कुछ ना कुछ मतलब एक ज़िंदगी में अलग ही योगदान होता है हमारी लाइफ में, ठीक है। और आप देखो मार्केट में जाओ, आसपास देखो, हर इंसान के अंदर अलग ही खूबी मिलती है और इस खूबी के आधार पर, उस अलग ही स्किल के आधार पर वो अपना जीवन यापन भी कर सकता है, अपना बिजनेस चला सकता है। जैसे मान लो टीचर है तो उसको टीचिंग स्किल आती है तो वो अपना टीचिंग के थ्रू लाइफ गुजार सकता है। कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर को क्या आता है, डॉक्टरी वाली स्किल आती है, उसको मेडिकल से रिलेटेड नॉलेज
नॉलेज होती है। तो ह्यूमन भी अपने आप में क्या है, रिसोर्सेस है, इसको हम बाद में देखेंगे। तो फिलहाल तो इतना ध्यान रखो आप कि रिसोर्सेस 3 प्रकार के होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेस जो हमें नेचर से मिलते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेस जो इंसानों के द्वारा बनाए जाते हैं, ह्यूमन अपने आप में ही क्या है, रिसोर्स है। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेस हमने डिस्कस कर लिए, अब हम देखेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्सेस। तो पहली चीज तो आप बेसिक समझ लो, जो मेन मतलब क्या है इसका नाम देखो, ह्यूमन मेड मतलब इंसानों के द्वारा रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज मतलब मानव निर्मित रिसोर्सेज या ऐसे रिसोर्सेज जिनको किसने बनाया है, जिसको इंसानों ने बनाया है, उसको हम बोलते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। अब देखो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में एक चीज ध्यान रखना है, पहले तो मैं बुक की जो लैंग्वेज है वो बता देता हूँ। समटाइम्स नेचुरल सब्सटेंसेस बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज बीन चेंज्ड। ये कह रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है जो कुछ पदार्थ, सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, पदार्थ, तो ऐसे पदार्थ जो नेचर के द्वारा पाए जाते हैं, नेचर के द्वारा दिए होते हैं, अगर हम उसका ओरिजिनल रूप चेंज कर दें तो वो क्या बन जाता है, रिसोर्स बन जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे एक एग्जांपल देखो, ये आपको देखो पेड़, तो पेड़ क्या है, नेचर के द्वारा गिफ्टेड है। इसी में से आपको पता है लकड़ी आएगी, और लकड़ी को जो वुड होती है इससे कई सारे आइटम्स अगर बना दें, मगर बनाएगा कौन, अपने आप तो बनेंगे नहीं आइटम। जैसे आपने चेयर बना दी, टेबल बना दी, कुछ भी लकड़ी का आइटम बना दिया, और किसके द्वारा, इंसानों के द्वारा। तो ये वाले जो रिसोर्सेस हैं, ये वाले जो चीज आपको दिखाई दे रही है, ये वाली चीजें जो लकड़ी का आइटम्स बने हुए हैं, ये हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेस। बनाए किसके द्वारा जा रहे हैं, इंसानों के द्वारा बनाए जा रहे हैं। कहां से लिए, नेचर से। ठीक है, अब कह रहे हैं कि अगर नेचर से जो चीज हमें ली है, ओरिजिनल फॉर्म को अगर हम चेंज कर दें तो वो क्या बन जाएगी, रिसोर्स बन जाएगी। जैसे इसमें एक एग्जांपल दे रखा है कि आयरन ओर वाज नॉट रिसोर्स अंटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट। देखो आयरन ओर क्या है, आपको पता है आयरन मतलब लोहा। अब लोहा क्या है, जमीन से डायरेक्ट नहीं निकलता, जमीन में से जो कच्चा माल निकलता है ना, उसको हम बोलते हैं आयरन ओर। तो ये आयरन ओर बहुत सालों से जमीन के अंदर है। जब तक लोगों को इस आयरन ओर से आयरन निकालना नहीं आया, एक्सट्रैक्ट का मतलब है निकालना, किसी चीज को निकालना, जब तक लोगों को ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं थी, उनको पता नहीं था कि आयरन ओर से कैसे आयरन निकाला जाता है, तब तक ये कोई रिसोर्स नहीं था। मगर जैसे ही इंसानों ने सीखा यार आयरन ओर से हम क्या निकाल सकते हैं, आयरन निकाल सकते हैं, तो आयरन ओर क्या बन गया, रिसोर्स बन गया। ठीक है, आयरन क्या बन गया, रिसोर्स बन गया। तो देख लो आप आयरन आज कितनी सारी जगहों पर यूज करते हैं। हालांकि ये हम बाद में बताएंगे कभी, जब इसका मिनरल वाला चैप्टर आएगा। आयरन ओर से आयरन कैसे निकलता है, आयरन को गर्म करते हैं, भट्टी में गर्म करते हैं, वहां पर इसकी जो इम्प्योरिटी होती है, इसमें जो अशुद्धियां होती हैं वो अलग हो जाती हैं और हमें मिल जाता है आयरन। ठीक है, और पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स, ब्रिजेज, रोड्स, मशीनरी, व्हीकल्स विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो आपने देखा होगा जो इंसान है वो क्या करता है, नेचुरल रिसोर्सेज को कई सारी चीज बनाने में यूज करता है। जैसे बिल्डिंग बना दी, ब्रिज बना दिए, रोड्स बना दिए, मशीन्स बना दी, व्हीकल्स बना दिए। इन सब चीजों में क्या कर रहे हैं, हम नेचुरल रिसोर्सेज का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। और इन्हीं चीजों को, जो बिल्डिंग, ब्रिज, रोड्स, मशीनरी, व्हीकल्स, ईटीसी, ये जो चीज है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। और टेक्नोलॉजी भी ह्यूमन मेड रिसोर्स है। अब देखो टेक्नोलॉजी पेड़ पे तो उगती नहीं है, टेक्नोलॉजी बना कौन रहा है, इसको डेवलप कौन कर रहा है, इसको इंसान डेवलप कर रहे हैं। तो कैसा रिसोर्स हो गया, ह्यूमन मेड रिसोर्स हो गया। मोबाइल कैसा रिसोर्स हो गया, ह्यूमन मेड रिसोर्स हो गया। लैपटॉप कैसा हो गया, ह्यूमन मेड रिसोर्सेस हो गया। तो जो भी चीज इंसानों के द्वारा बनाई जा रही है, नेचर के द्वारा नहीं बनाई जाती, वो चीज क्या कहलाएगी, ह्यूमन मेड रिसोर्स। किताब हो गया आपका, पेन हो गई, कॉपी हो गई, मोबाइल चार्जर, बहुत सारी चीजें हमारे घर में जितनी भी चीजें जो इंसानों ने बनाई है, वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, ह्यूमन मेड रिसोर्सेस। हमारे आसपास जो भी चीज आपको दिखाई दे रही है जो इंसानों ने बनाई है, वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, ह्यूमन मेड रिसोर्सेस। आप एग्जाम्पल दे सकते हो। मगर आप देखो इसमें जो चीजें होती है वो कहाँ से हम यूज कहाँ से करते हैं, उसकी ओरिजिनल फॉर्म जो होती है वो कहाँ से लेते हैं, वो हम लेते हैं नेचर से। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था अभी चेयर वाला, तो चेयर में जो लकड़ी आ रही है वो कहाँ से आ रही है, वो आ रही है नेचर से। ठीक है, पेड़ से आ रही है, तो पेड़ नेचुरल में आ जाएगा। और अगर उसकी टेबल, चेयर और कुछ भी आइटम बना दिया तो वो कैसा बन जाएगा, ह्यूमन मेड रिसोर्स। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्सेस। मैंने बताया ह्यूमन भी अपने आप में क्या है, रिसोर्स, क्योंकि ह्यूमन भी बहुत सारी जरूरतें फुलफिल करता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो भाई आपकी जरूरत पूरी हो रही है कि नहीं हो रही, क्योंकि आपकी जरूरत क्या पूरी हो रही है कि आपको पढ़ाई मिल रही है, कोई पढ़ाने वाला है, तो आप सीख रहे हो कुछ ना कुछ, आपकी जरूरत फुलफिल हो रही है। तो मैं आपकी नजर में क्या हो गया, एक प्रकार का रिसोर्स हो गया।
पुलिस है वो अपने आप में रिसोर्स है, क्यों? जनता की मतलब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है आसपास के एरिया में, ठीक है। जज एक प्रकार से रिसोर्स है, क्यों रिसोर्स है भाई जज? क्योंकि वो फैसला सुनाता है। ऐसे ही बहुत सारे डॉक्टर अपने आप में रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स आ जाएगा, क्योंकि वो अपनी मेडिकल सर्विसेज दे रहे हैं। हर व्यक्ति जो किसी दूसरे के काम आ रहा है या कोई सर्विस दे रहा है वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? रिसोर्स कहलाएगा। इवन जो वर्कर होते हैं, वर्कर भी क्या होते हैं? रिसोर्सेस होते हैं, क्योंकि वो भी काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो कुछ ना कुछ काम कर रहा है वो अपने आप में क्या है? ह्यूमन रिसोर्स है। और एक चीज ध्यान रखना, अगर कोई व्यक्ति के पास कोई स्किल नहीं है, स्किल का मतलब जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे अंदर कौन सी स्किल है? टीचिंग स्किल है। डॉक्टर के पास कौन सी स्किल होती है? डॉक्टर वाली स्किल होती है। इंजीनियर के पास इंजीनियरिंग वाली। तो हर व्यक्ति के अंदर अपनी अपनी स्किल्स होती हैं। उन्हीं स्किल्स के आधार पर वो क्या करते हैं? अपनी आमदनी, कुछ पैसा, रुपया या घर खर्चा, ये सारी चीजें चला सकते हैं। अगर व्यक्ति को हम स्किल दे दें, उसको कुछ सिखा दें, स्किल का मतलब उसको कुछ कौशल दे दें, उसको कुछ सिखा दें, कोई काम करना सिखा दें, तो वो बंदा क्या बन जाएगा? रिसोर्स बन जाएगा। अगर घर में कोई व्यक्ति ऐसे ही है, मतलब कोई काम धाम नहीं कर रहे, उसको आप कुछ सिखा दो, मैं तो कह रहा हूं उसको डांस करना ही सिखा दो, तो हो सकता है फ्यूचर में वो डांस अकेडमी खोल ले। उसको आप वेल्डिंग करना सिखा दो, वेल्डिंग की दुकान खोल ले। पंखा, ये कूलर ये बनाना सिखा दो, वो अपनी दुकान खोल लेगा। तो कुछ जो हुनर होता है ना, जो चीज़ सिखाई जाती है, जो या कोई अपने अंदर कौशल डेवलप किया जाता है, उसको हम बोलते हैं स्किल। तो अगर इंसानों को स्किल दे दी जाए, उनको नॉलेज दे दी जाए, उनको ट्रेनिंग दे दी जाए, तो इंसान भी क्या बन जाएंगे? ह्यूमन रिसोर्स। ध्यान देना, इसलिए ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने के लिए हमारी सरकार में एक मंत्रालय है, मिनिस्ट्री बोलते हैं जिसको अंग्रेजी में, जिसका नाम है ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो बस कुछ नहीं है इसमें। पीपल कैन मेक बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी टू डू सो। मतलब कह रहे हैं कि जो इंसान है वो हमारे नेचर का बेस्ट यूज कर सकते हैं और इस नेचर से कई सारे रिसोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं, अगर उनके पास नॉलेज है, अगर उनके पास स्किल है, अगर उनके पास टेक्नोलॉजी है ऐसा करने की। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नेचर को हमें अगर बेस्ट पॉसिबल वे में यूज करना है, अच्छे तरीके से यूज करना है, हमारे डेवलपमेंट के लिए, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, विश्व के डेवलपमेंट के लिए यूज करना है, तो उसके लिए इंसानों के पास क्या क्या होनी चाहिए? नॉलेज होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए और टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। इसीलिए ह्यूमन बींग्स को, इंसानों को हम क्या बोलते हैं? स्पेशल रिसोर्स बोलते हैं कि ये भाई स्पेशल रिसोर्स हैं। भाई सिंपल सी बात है, आज की डेट में आपके आसपास जितनी सारी चीज दिखाई दे रही है, उन सबका कर्ता धर्ता कौन है? जनक कौन है? फादर कौन है? इंसान है। अगर इंसानों को कुछ चीज आ जाए तो वो देखना फिर कितनी सारी चीजें क्रिएट कर देता है। हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ खूबी होती है, वही खूबी एक प्रकार से उसको क्या बना देगी? रिसोर्स बना देगी। क्या बना देगी? रिसोर्स। तो पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज। ध्यान रखना, जितने भी लोग हैं वो अपने आप में क्या है? ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। अगर किसी को चाय बनाना भी आता है तो वो भी एक प्रकार से रिसोर्स है, क्योंकि वो चाय की दुकान खोल सकता है, लोगों को जिनको चाय की जरूरत है वो चाय दे सकता है। समझ रहे हो? कोई भी व्यक्ति जो काम कर रहा है उसके अंदर कुछ ना कुछ खूबी है, वो अपने आप में क्या है? रिसोर्स है, क्योंकि वो किसी ना किसी की नीड्स फुलफिल कर रहा है। एजुकेशन एंड हेल्प इन मेकिंग पीपल एज ए वैल्यूएबल रिसोर्स। तो ध्यान देना, आज की दुनिया में एजुकेशन और हेल्थ, ये दो ही चीज ऐसी हैं जो इंसानों को क्या बनाती हैं? वैल्यूएबल रिसोर्स बनाती हैं। क्योंकि एजुकेशन से नॉलेज आती है और फिर स्किल भी डेवलप होती है। तो एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है। और हेल्थ इसलिए जरूरी है क्योंकि बीमार आदमी तो कोई काम कर नहीं सकता, इसलिए हेल्थ भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज की डेट में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है हमारे देश के सामने, हमारे विश्व के सामने, वो दो ही चीजें, एक तो एजुकेशन और एक है हेल्थ। तो ध्यान देना, आपको ना एजुकेटेड बनना है। ऐसा मतलब यूं नहीं कि मतलब पास मार्क हो गया, नंबर ले रट रटा के, मतलब चीज़ों को समझो। अगर आप चीज़ों को समझोगे तो आप विद्वान बनोगे और आप कुछ नया करने की आपके अंदर कैपेसिटी डेवलप होगी। तो कभी भी चीज़ों को रटा मत करो, चीज़ों को समझने की कोशिश करो और खुद के एग्जाम्पल क्रिएट करने की कोशिश करो। मैंने यहाँ पे जितनी एग्जाम्पल बताएं, आप भी सोचो हमारे आसपास क्या क्या चीज़ें, रिसोर्सेस हैं, और कमेंट करके बताओ आपने क्या क्या देखा, ताकि मुझे भी पता चले कि आपकी कितनी नॉलेज है, आपका ब्रेन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा सही से। तो बताओ आज आपके आसपास कौन कौन से ह्यूमन मेड रिसोर्सेस हैं, कमेंट करके आपको बताना है, ताकि आपकी प्रेजेंस मुझे पता चलता रहे। अगला टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब सिंपल सी बात है, ह्यूमन जो रिसोर्सेस हैं, जो इंसान है, उनका क्या करना है? डेवलपमेंट करना है। अब बताओ इंसानों का डेवलपमेंट हम कैसे कर सकते हैं? सोचो कैसे कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, अभी मैंने बताया इंसानों को डेवलप करने के लिए दो ही चीज़ चाहिए। सबसे पहली चीज़ है एजुकेशन।
सबसे पहली चीज क्या है, एजुकेशन दोगे तो उसको नॉलेज आएगी, नॉलेज आएगी तो उसके आधार पर वो कुछ कर सकता है। दूसरी चीज है हेल्थ, हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरी चीज है स्किल, स्किल मतलब उसको कुछ करना सिखा दो, इंसानों को कुछ करना सिखा दो, किसी को डांस की मतलब ट्रेनिंग दे दो, किसी को होटल मैनेजमेंट का कोर्स सिखा दो, किसी को इलेक्ट्रिसिटी का कोर्स सिखा दो। बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल है मार्केट में, छोटे छोटे, जैसे आपने सुना होगा ITI करते हैं आज की डेट में लोग बाग, एक एक दो दो साल के कोर्सेस होते हैं, एक एक दो दो साल में वो कुछ मतलब स्किल डेवलप कर लेते हैं अपने अंदर और फिर वो अपना छोटा मोटा काम रोजगार स्टार्ट कर देते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मतलब है इंसानों को डेवलप करना ताकि इंसान क्या बन सके, रिसोर्स बन सके देश के लिए, मतलब एक प्रकार से धन बन सके देश का, ना कि देश पर बोझ। ध्यान दो, कुछ लोग कहते हैं, जैसे सुना होगा आपने, तो फैमिली में बोझ है। अगर मैं कह रहा हूँ उसी व्यक्ति को आप कुछ सिखा दो, कुछ नॉलेज दे दो, छोटा मोटा कोर्स करा दो, वही व्यक्ति घर के लिए सोना बन जाएगा, हीरा बन जाएगा, क्योंकि जैसे ही उसकी जॉब लगेगी तो सब कहेंगे भाई ये तो हीरा है। समझ रहे हो? तो इंसान को हीरा बनाने के लिए क्या चाहिए? हीरा बनाने के लिए नॉलेज चाहिए, हीरा बनाने के लिए एजुकेशन चाहिए, हीरा बनाने के लिए हेल्थ की फैसिलिटीज होनी चाहिए, हीरा बनाने के लिए उसके अंदर स्किल डेवलपमेंट होना जरूरी है। इसीलिए सरकार आज की डेट में आपने सुना होगा एक प्रोग्राम चला रखा है स्किल इंडिया मिशन, मोदी जी वाला आपने सुना होगा, स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्राइम मिनिस्टर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है, जिसके अंदर सरकार क्या कर रही है, लोगों को स्किल प्रोवाइड करा रही है, जगह जगह पर ट्रेनिंग सेंटर्स खोले जा रहे हैं। समझ गए? तो इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल, अब देखो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मतलब क्या है, इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल, लोगों की स्किल की क्वालिटी को इंप्रूव करना, सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकें, रिसोर्स क्रिएट कर सकें। इसी चीज को हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। समझ रहे हो? लोगों के अंदर जो एबिलिटी है ना, लोगों के अंदर जो क्षमता है, लोगों के अंदर जो स्किल्स हैं, उनको क्या करना, इंप्रूव करना, अच्छा करना, बेटर करना, पहले से लोगों को अच्छा करना, बेटर करना, ताकि वो ज्यादा रिसोर्सेज क्रिएट कर सकें। यही चीज कहलाती है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। और इसको अच्छा करने के लिए ध्यान देना, दो चीज बहुत जरूरी है, एजुकेशन एंड हेल्थ, हेल्प इन मेकिंग पीपल ए वैल्यूएबल रिसोर्स। ठीक है? तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ध्यान रखना, जितनी भी कंपनियां होती हैं प्राइवेट कंपनी, वहां पे एक डिपार्टमेंट होता है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, जहां पर लोगों को ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कराना, बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं ताकि लोगों की स्किल्स को क्या किया जा सके, डेवलप किया जा सके। ठीक है? तो यहां पर हमारा चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ है, एक लेक्चर और आएगा, इसके बाद चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको नोट्स डाल दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो आपको पता है हमारा टेलीग्राम चैनल कौन सा है, हमारा टेलीग्राम चैनल है लकी एजुकेशन, इसको आप ज्वाइन कर लेना। और कैसे ज्वाइन करना है, कैसे नोट्स डाउनलोड करने हैं, यहाँ पर एक मैंने छोटी सी वीडियो बना रखी है, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी एजुकेशनल वीडियो मिलती रहेंगी, तो इसको जरूर ज्वाइन करें। ठीक है? सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास 8 की ज्योग्राफी चल रही है, आपको पता ही है एनसीईआरटी बुक हम कवर कर रहे हैं और इसका पहला चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, रिसोर्सेस। और इसका आज हम लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करेंगे और लेक्चर नंबर 4 में आज हम देखेंगे रिसोर्स कंजर्वेशन के बारे में। देखो ये टॉपिक तो बड़ा छोटा सा है मगर इसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पहली बात तो रिसोर्सेस आपको पता ही है क्या होते हैं, ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारे काम आए उसको हम क्या बोलते हैं, रिसोर्स बोलते हैं। जो हमारी नीड्स को फुलफिल करे उसको रिसोर्स बोलते हैं। अब बात है रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्स, अब ये कंजर्वेशन का मतलब क्या है, कंजर्वेशन का मतलब है टू प्रोटेक्ट समथिंग फॉर फ्यूचर, किसी चीज को फ्यूचर के लिए बचा के रखना, किसी चीज को प्रिजर्व करना फ्यूचर के लिए, टू प्रिजर्व समथिंग फॉर द फ्यूचर, किसी चीज को फ्यूचर के लिए प्रिजर्व करके रखना क्या कहलाता है, कंजर्वेशन कहलाता है। अगर हम बात करते हैं वाटर कंजर्वेशन की तो मतलब वाटर को फ्यूचर के लिए प्रोटेक्ट करके रखना। अगर हम बात कर रहे हैं रिसोर्सेज की तो रिसोर्सेज को फ्यूचर के लिए कंजर्व करके रखना, ये क्या कहलाता है, रिसोर्स कंजर्वेशन कहलाता है। और रिसोर्स कंजर्वेशन क्यों जरूरी है बताओ, वाई वी नीड टू फोकस ऑन रिसोर्स कंजर्वेशन। भाई ये इसलिए ज़रूरी है कि सोचो अगर आपने सारे रिसोर्सेज को अभी ख़त्म कर दिया, सारी चीज़ों को अभी 50-100 साल में ख़त्म कर दिया, तो भाई हमारे आने वाली जनरेशन क्या करेगी, गाली देगी हमें कि यार हमारी पिछले वाली जनरेशन इतनी ज़्यादा मतलब इर्रेस्पॉन्सिबल थी कि उसने ये भी नहीं सोचा कि आने वाली जनरेशन का क्या होगा। आपने देखा होगा आज की डेट में हम डेवलपमेंट के मतलब इतने बुरे जालों फंस चुके हैं कि फॉरेस्ट को कट करते जा रहे हैं, फॉरेस्ट देखो ख़त्म होते चले जा रहे हैं। फॉरेस्ट जब खत्म हो जाएंगे तो आपको पता है फॉरेस्ट का एक अलग ही इंपॉर्टेंस होता है। पेड़ जो होते हैं आपको पता है फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है उसको करते हैं और फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन के दौरान O2 CO2 का एक्सचेंज होता है। आपको पता है पेड़ जो होते हैं इन्वायरमेंट से CO2 लेते हैं और उसको O2 में कन्वर्ट करते हैं। अब सोचो अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे, पेड़ों को हम करते चले आएंगे, डिफॉरेस्टेशन को हम बढ़ा देंगे,
तो भाई इन्वायरमेंट में जो CO2 है इसको कौन यूज करेगा? पेड़ क्या करते हैं, CO2 को यूज करके क्या देते हैं? O2 देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड का अगर लेवल बढ़ेगा तो आपको पता है एक प्रॉब्लम है जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। अगर ग्रीन हाउस गैस एनवायरमेंट में बढ़ती है तो इससे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता है, जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और सोचो अगर ग्लोबल वार्मिंग हुई तो क्या होगा, जो हमारे ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर्स क्या होंगे, पिघलेंगे। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो हमारे पोल्स हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल्स, और जहाँ जहाँ पर बर्फ जमी हुई है, ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, वो पिघलेंगे। और सोचो अगर पेड़ पौधे अगर पानी आएगा, ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो फिर ओशंस का लेवल बढ़ेगा, समुद्र का लेवल बढ़ेगा, तो आसपास के एरिया में फ्लड आने की संभावना रहेगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, डिजास्टर आएगी भाई, तबाही होगी। तो हमें किस चीज़ पर फोकस करना है, हमें इस चीज़ पर फोकस करना है कि भाई रिसोर्सेज को उतना ही यूज करो जितनी ज़रूरत है, नहीं तो हमें दिक्कत होगी, साथ के साथ में फ्यूचर आने वाली जनरेशन को भी दिक्कत होगी। देखो आज की डेट में पानी मतलब पैक होके आता है, पानी भी हम खरीद के पी रहे हैं, पी रहे कि नहीं पी रहे। और आज से 10-20 साल या 50 साल पहले देखो पानी कोई खरीद के नहीं पीता था, सब अपना घर का पानी। और आज देखो घर घर में RO लगा हुआ है, मतलब कितनी ज़्यादा पानी की किल्लत हो गई है, सोचो। और आप देखो पॉपुलेशन इतनी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ती जा रही है। देखो हर चीज़ का यहाँ पे ज़्यादातर मतलब मैं मानता हूँ, मेरे हिसाब से ये जितनी भी दिक्कतें आ रही हैं उसके 2 रीज़न है। नंबर 1 पॉपुलेशन। यार पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है बहुत ज़्यादा, विस्फोट हो गया पॉपुलेशन का एक प्रकार से। तो पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो लोगों की ज़रूरतें ज़्यादा बढ़ेंगी, और लोगों की ज़्यादा ज़रूरतें बढ़ेंगी तो उसका जो फ़र्क है ना वो नेचर पे बढ़ेगा, उसका लोड है जो नेचर पे बढ़ेगा। तो नेचर का लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन करेंगे, और नेचर का एक्सप्लॉइटेशन करेंगे तो नेचर भी कई बार क्या देता है, चमाटा मार के देगा खींच के भाई साहब। ठीक है, क्योंकि ये जो बाढ़ आना, अर्थक्वेक आना, ठीक है, महामारी आना, ये पेंडेमिक्स आ रही हैं आज की डेट में बहुत सारी, तो ये सब किसकी, ये नेचर का वो है कि लो भाई तुम हमें मतलब नहीं छोड़ रहे तो हम भी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो नेचर भी क्या करता है, अपने आप को क्या करने की कोशिश करता है, कई बार बैलेंस करने की कोशिश करता है, अगर आप नहीं समझोगे। ठीक है, तो रिसोर्स को कंजर्व करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जैसे हम कहते हैं कि भाई अगर आप कोई चीज़ को रिसाइकिल कर सकते हो, मतलब आपने कोई चीज़ यूज की, जैसे मान लो शीशा यूज किया, तो शीशा क्या है, ऐसा नहीं कि एक बार शीशे की बोतल है वो मतलब यूज कर लिया, वो पड़ी है, वो ऐसे ही रहेगी। आप उस बोतल को दोबारा से दे सकते हो। कंपनियां जो होती हैं शीशे बनाने वाली कंपनियां, उस बोतल को दोबारा से क्या कर सकती हैं, पिघला के दोबारा से नई बोतल बना सकती है। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें मार्केट में ऐसी होती हैं जिनको हम दोबारा से रॉ मटेरियल की तरह यूज करके और उसका हम वही की वही प्रोडक्ट बना सकते हैं। रिड्यूस, आप चीज़ों को कम यूज करो। दूसरा एक तरीका रिड्यूस करना, भाई जहाँ ज़रूरत है मतलब 1 की, वहाँ आप 2 क्यों यूज कर रहे हो, 3 क्यों यूज कर रहे हो, कोई भी चीज़ हो तो आप क्या कर सकते हो, चीज़ों को कम कर सकते हो। ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं है, कम यूज करो। ठीक है, जैसे मान लो जहाँ पर आप अपनी कार को 10 बाल्टी में धो रहे हैं, 10 बाल्टी लेके पानी की, उसको साफ़ करने में लगे हुए हैं, यार ज़रूरत कहाँ है, पोंछा लगा दो सिंपल सा, उसको साफ़ कर दो, कपड़े से साफ़ कर दो। जरूरी थोड़ी है हर दिन उसको धोना, पानी का बहुत ज़्यादा क्या होता है, वेस्टेज होता है। रिड्यूस करो, कम करो। ठीक है, रीयूज, कई सारी चीज़ें आपने देखा होगा रीयूजेबल होती हैं, हम क्या करते हैं एक बार यूज किया फेंक देते हैं, तो भाई मत करो ऐसा, रीयूज करने की कोशिश करो। उसको रीयूज करोगे तो भाई प्रकृति पे, नेचर पे जो लोड है वो बहुत कम पड़ेगा। तो रिसोर्स कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही चल गया क्यों इंपॉर्टेंट है, हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन बहुत सारे कंट्रीज में आजकल लोग बाग कई सारी रिसोर्सेज की वजह से प्रॉब्लम झेल रहे हैं। ठीक है, तो यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। देखो रिसोर्स कंजर्वेशन की यहाँ पर डेफिनेशन है कि एक तो रिसोर्सेस को कैसे यूज करना, केयरफुली यूज करना, एंड उनको रिन्यू होने के लिए टाइम देना, क्या कहलाता है, रिसोर्स कंजर्वेशन। जैसे मान लो किसी ने अगर फॉरेस्ट का क्या किया, कट कर दिया, ठीक है, अब क्या है, इंतजार करो भाई, दोबारा से फॉरेस्ट बनने दो, दोबारा से उस जगह पे पेड़ पौधे होने दो। ऐसा नहीं कि आपने वो वहाँ पे फॉरेस्ट कट किया, फिर दूसरी जगह पे कट कर दिया, फिर तीसरी पे कट कर दिया और उस पर बिल्डिंग बनाने लगे। आजकल आपको पता है पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से जगह ही नहीं बच रही ना यार, बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत आ रही है, जगह ही नहीं बच रही। जहाँ पे पेड़ पौधे हुआ करते थे वहाँ पे घर बन गए आजकल। ठीक है, तो खैर हमारा जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि एक तो रिसोर्सेज को केयरफुली यूज करना और उनको टाइम देना ताकि वो रिन्यू हो सके, अपने आप को रिन्यू कर सकें, इसको हम बोलते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन। ठीक है,
बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब देखो एक डेवलपमेंट का तरीका है, आज की डेट में जो हम विकास कर रहे हैं उसमें एक नया मॉडल आ गया है जिसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कहता है कि भाई रिसोर्सेज को ऐसे यूज करो ताकि चीज़ें बैलेंस रहें, प्रकृति में मतलब उसका ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। ठीक है, आपने कुछ चीज़ यूज की प्रकृति से, तो आप जैसे मान लो पेड़ काट दिए, किसी की चीज़ की ज़रूरत है आपको, ठीक है, जैसे मान लो रोड बनाया आपने ना, रोड बनाते हो तो बहुत सारे पेड़ काटे जाते हैं, तो भाई आप क्या कर सकते हो, रोड के सहारे पेड़ लगा सकते हो। भाई कुछ ना कुछ तो बैलेंस होगा, रोड के बीच में पेड़ लगाते हो आप, जब रोड पे जाते हो हाईवे पे तो देखा होगा सरकार ये करती भी है, रोड के सहारे और बीच में भी पेड़ लगाती है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, जितना ले रहे हैं उतना देने की भी कोशिश कर रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं हम। इसलिए मतलब वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे भी मनाते हैं। ठीक है, तो कुछ आपको एक कमेंट करके बताना है कि व्हेन डू वी सेलिब्रेट वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। ठीक है, तो आपको पता है हम क्या करते हैं, बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, घरों में भी पेड़ लगाते हैं। तो एक तो क्या कर रहे हैं, जो रिसोर्स ऐसे हैं उनको क्या करना, बैलेंस करना, उसकी मतलब बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेस, जितनी ज़रूरत है उतना ही यूज करना, एंड उनको फ्यूचर के लिए बचा के रखना, फ्यूचर के लिए कंजर्व करना, ये कहलाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अलग से डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। आपको पता है रिसोर्सेस को कंजर्व करने के कई सारे तरीके, हम कई सारी तरीके से रिसोर्सेस को कंजर्व कर सकते हैं। जैसे आपको पता है डीजल पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियाँ हैं, ठीक है। अब डीजल पेट्रोल यार कैसे रिसोर्सेस हैं, ये ऐसे रिसोर्सेस हैं जो फ्यूचर में एग्जॉस्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं, तो इनको हमें क्या करना है, कम से कम यूज करना है। तो आपने देखा होगा सरकार ने क्या किया है, आज की डेट में इलेक्ट्रिसिटी वाले व्हीकल लॉन्च कर दिए हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाले व्हीकल आ रहे हैं, आपने देखा होगा सरकार क्या कुछ प्राइवेट कंपनियां भी बना रही हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी वाले व्हीकल से फायदा क्या होगा, अब भाई हम जो है डीजल पेट्रोल है उसको बचा के रख सकते हैं फ्यूचर के लिए, सिंपल सी बात है। या फिर आप मान लो कोई सिग्नल विग्नल पे खड़े हो, या जहाँ पे मतलब जाम लगा हुआ, तो वहाँ पे व्हीकल बंद करो, क्या जरूरत है उसको चालू रखने की, डीजल पेट्रोल की बचत होगी। तो हमें मतलब बहुत सारे तरीके हैं रिसोर्सेज को बचाने के। घर में जैसे मान लो बिजली को हम बचा सकते हैं, जैसे घर में अगर रूम में कोई नहीं है, फैन चल रहा है, एसी चल रही है, कूलर चल रहा है, तो बंद कर दो, जहाँ जब कोई है तो यूज करो। लाइटें ऐसी जल रही तो लाइटों को मतलब जब जरूरत है तभी जलाओ। अब देखो ये चीज़ें ना हमें अपने अंदर डालनी पड़ेंगी, अपने अंदर आदत डालनी पड़ेंगी। आप अभी से इन चीज़ों को अगर अपने अंदर डालोगे तो आने वाली जनरेशन को भी आप सिखा सकते हो। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि बस यहाँ पे किताबों में पढ़ लिया, इसको अपनी लाइफ में भी क्या करो, फॉलो करो। लाइफ में फॉलो करोगे तो तब जाके आप रियल एजुकेटेड पर्सन बनोगे। एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि आपने डिग्री ली या नंबर ले आए क्लास में टॉप आ गए बस खत्म। एजुकेशन का मतलब जो चीज़ पढ़ रहे हो उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना, अपनी लाइफ में लागू करना, उसको बोलते हैं रियल एजुकेशन। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके प्रत्येक व्यक्ति, ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजप्शन, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग देम। तो प्रत्येक व्यक्ति क्या कर सकता है, अपने कंजप्शन जितना यूज कर रहा है उसको कम कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, जो चीज़ें वो यूज कर रहे हैं, ऐसे करके वो क्या कर सकते हैं, रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। अल्टीमेटली इट मेक्स ए डिफरेंस बिकॉज ऑल लाइफ्स आर लिंक्ड। अब देखो अगर आप मतलब रिड्यूस करोगे, रीयूज करोगे, रिसाइकल करोगे, तो इससे क्या पड़ेगा, फर्क पड़ेगा सभी जो आपको। देखो अब हमारी जो जितनी भी जिंदगियां हैं अपने पृथ्वी पर, जितनी भी लाइफ्स पाई जाती हैं, सब आपस में एक दूसरे से लिंक हैं। अगर हम चीज़ों को कंजर्व करके चलेंगे तो सारी चीज़ें बची रहेंगी। सोचो अगर आप फॉरेस्ट कट करते चले गए, तो आपने तो फॉरेस्ट कट किए, तो पता है उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। फॉरेस्ट में रहने वाले जीव जंतु बताओ कहाँ जाएंगे, बताओ कहाँ जाएंगे, मर जाएंगे ना, खत्म हो जाएंगे। तो आज की डेट में देखो आप, हमारे जो पशु पक्षी हैं या पेड़ पौधे, उनकी संख्या बहुत कम होती जा रही है, खत्म हो गए, कुछ तो विलुप्त हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, अब है ही नहीं। पहले किसी जमाने में कुछ हुआ करते थे जीव जंतु, वो अब है ही नहीं। जैसे डायनासोर्स खत्म हो गए, उसके अलावा डोडो बर्ड है वो खत्म हो गया। ऐसे बहुत सारे मतलब जीव जंतु हैं और पेड़ पौधे जो खत्म हो गए। कैसे खत्म हो रहे हैं, क्योंकि हम ध्यान ही नहीं दे रहे। तो भाई अगर आप मतलब चीज़ों को सही तरीके से यूज करोगे तो इससे एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट होगा। ठीक है, और इससे बहुत बड़ा एक चेंज आएगा, क्योंकि आपको पता है सारी की सारी जिंदगी आपस में एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। अगर आप फॉरेस्ट को बचा के रहोगे तो फॉरेस्ट में जो लाइफ है वो प्रोटेक्ट रहेगी। फॉरेस्ट को आप बचा के रखोगे, फॉरेस्ट से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, उसमें हमें मदद मिलेगी। फॉरेस्ट को आप बचा के रखोगे तो फॉरेस्ट में आपको पता है फॉरेस्ट से आपको कई प्रकार की लकड़ी, फल, फ्रूट्स, जड़ी बूटियाँ और जो बायोडाइवर्सिटी है वो बनी रहती है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आपको कमेंट करके बताना है कि हमारे जो फॉरेस्ट है उनके क्या क्या यूजेज हैं। आपको फॉरेस्ट के यूज बताने हैं, ठीक है। तब आपको थोड़ा मतलब अपना कैसे भी आप सर्च करो इसका आंसर, और कम से कम 5 पॉइंट आपको कमेंट करके बताने व्हाट आर द यूजेज ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, तो आपको फिर पता चल जाएगा क्यों कंजर्वेशन की
जरूरत है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैंने अभी बता दिया कि रिसोर्सेज को सही तरीके से बैलेंस रूप में क्या करना, यूज करना और फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रखना। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो जितनी जरूरत है उतना ही यूज करना, ज़्यादा यूज नहीं करना। तो केयरफुली यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज so that besides meeting requirement of the present also take care of the future generation। ये कह रहे हैं, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये वाली लाइन जो मैं बता रहा हूँ कि रिसोर्सेज को केयरफुली यूज करना है। यूटिलाइज मतलब यूज करना है, ऐसे यूज करना है ताकि, बिसाइड्स मतलब केयर, ताकि मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रेजेंट ऑल्सो टेक केयर द फ्यूचर जनरेशन। मतलब ये कह रहा है कि रिसोर्सेज को आप इस प्रकार से यूज करो ताकि अपनी प्रेजेंट जो आज की डिमांड है वो फुलफिल हो जाए और साथ ही साथ में फ्यूचर जनरेशन का भी ख्याल रख सकें, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज को बचा के रख सकें। इसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ध्यान देना, मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ, ये वर्ड आपको बार बार आएगा, बार बार आपको पढ़ने को मिलेगा, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और न्यूज़पेपर्स में आता रहता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सिंपल सी भाषा में हिंदी में मैं बता रहा हूँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि रिसोर्सेज को इस प्रकार से यूज करना ताकि प्रेजेंट की जो नीड्स हैं वो फुलफिल हो जाएं और फ्यूचर जनरेशन की नीड्स का भी हम क्या रख सकें, ख्याल रख सकें, फ्यूचर की नीड्स को भी हम ध्यान में रख सकें। ऐसे करके क्या करना है, हमें रिसोर्सेज को यूज करना है। और इसमें यह भी ध्यान दिया जाता है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचे, ये है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ऑलवेज ध्यान देना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, आपको अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा काम आएगा, नेक्स्ट क्लासेस में भी आपको पढ़ने को मिलेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। न्यूज़पेपर्स में जनरली आता ही रहता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आप क्या समझते हो। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे सम प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं। देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम एक बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं इसको, कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट के नाम से भी जानते हैं। देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्या प्रिंसिपल्स हैं। नंबर 1, रेस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। मतलब हमें क्या करना चाहिए, इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, हमें सबका रेस्पेक्ट करना चाहिए, सबकी देखभाल करना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई मेरा अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता, ये जो फिलॉसफी है ये बहुत बेकार है। हमें कभी नेचर के हिसाब से भी सोचना चाहिए, नेचर में जितने भी जीव हैं उन सबका ख्याल रखना चाहिए। हमें हमेशा परोपकारी बनना चाहिए, दूसरे का उपकार करने वाला बनना चाहिए, ना कि सिर्फ अपना ही अपना ध्यान दें। ठीक है, ध्यान देना, जो व्यक्ति जितना ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचता है उसका जीवन उतना ही अच्छा होता है, लोग बाग उसी का गुणगान करते हैं। और जो व्यक्ति स्वार्थी होते हैं वो मतलब समाज पे एक प्रकार से कलंक कह सकते हो, मैं तो कलंक मानूंगा। ठीक है, तो हमें कैसा बनना है, परोपकारी बनना है अभी। ठीक है, और अपनी हैबिट्स ऐसी डालनी है ताकि हम दूसरों की हेल्प कर सकें। तो आपको हेल्पिंग नेचर वाला बनना है, अपने अंदर जो नेचर डेवलप करना है, अपना जो सिद्धांत डेवलप करना है, कैसा करना है, हेल्पिंग नेचर। इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। हमें कोशिश करनी है कि अपने जीवन की जो मतलब क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना है, अपना लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव करना है, अपनी मतलब इनकम इम्प्रूव करनी है। और लिविंग स्टैंडर्ड का मतलब है दो चीज़ें, इसमें और कई सारी चीज़ें आती हैं क्वालिटी में, जैसे एजुकेशन के लेवल को बढ़ाना है, हेल्थ फैसिलिटीज़ को बढ़ाना है। ये भी किसका पार्ट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कंजर्व द अर्थ वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी। देखो, वाइटलिटी का मतलब होता है किसी चीज़ का जीवन, प्राण। तो हमें ये ध्यान रखना है कि पृथ्वी के जीवन को बचा के रखना, पृथ्वी की जीवन शक्ति को बचा के रखना, पृथ्वी की डाइवर्सिटी को बचा के रखना। डाइवर्सिटी का मतलब है वैरायटी, विविधता। तो पृथ्वी पे जो डाइवर्सिटी पाई जा रही है, कई प्रकार के जो जीव जंतु पाए जाते हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, इन सब चीज़ों को बचा के रखना। ऐसा नहीं कि पृथ्वी के जीवन को हम खत्म ही कर दें। देखो, पृथ्वी पर जीवन को खत्म करने का मतलब क्या है, अगर आप मान लो जीव जंतुओं को मारते चले आओगे, हंटिंग करते जाओगे और फॉरेस्ट को कट करते चले आओगे, तो बचा क्या भाई, जीवन खत्म। तो हमें क्या करना है, दोनों चीज़ों को बचा कर रखना है। पृथ्वी पे जो अलग अलग वैरायटी पाई जाती है इनको बचा के रखना है, साथ के साथ में पृथ्वी पर जो जीवन शक्ति अर्थ की उसको भी बचा के रखना है। मतलब कहने का ये कि कम से कम पॉल्यूशन करना है, कम से कम रिसोर्सेज को यूज करना है और ऐसे करना है कि आज की नीड फुलफिल हो और फ्यूचर का भी ध्यान रहे। मतलब हमें कंजर्वेशन पे बहुत ही ज़्यादा एफर्ट देना है। मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब देखो, नेचुरल रिसोर्सेज आपको पता ही है, ऐसे रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिलते हैं उनको नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। अब आपको पता है नेचुरल रिसोर्सेज खत्म होते जा रहे हैं। डिप्लीशन का मतलब है किसी चीज़ का कम होते चले जाना, किसी चीज़ का रिड्यूस होते चले जाना। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं उसको
हमें कम करना। आपको पता है एक तो वैसे ही खत्म होते जा रहे हैं, तो आप इनको क्या करो, मिनिमाइज करो। आप फॉरेस्ट को खत्म करते जा रहे हो तो कम यूज करो, बढ़ाओ, आप फॉरेस्ट लगाने पे ज़्यादा ध्यान दो। सिंपल सी बात है। आज की डेट में जैसे आपने देखा होगा कोल, पेट्रोलियम, ये नेचुरल रिसोर्सेज मतलब ज़मीन से मिलते हैं, तो भाई इनकी जगह पे दूसरी चीज़ें इस्तेमाल करो। जरूरी थोड़ी आप हर साल मतलब हर बार डीजल पेट्रोल पे डिपेंड रहोगे। तो आपने देखा होगा आज की डेट में हम जो बिजली बना रहे हैं वो आपको पता हो तो विंड एनर्जी से बना रहे हैं और सोलर एनर्जी से बना रहे हैं, क्योंकि विंड और सोलर एनर्जी अनलिमिटेड है। जबकि जो पहले क्या है, अभी भी बनाते हैं ऐसा नहीं है, डीजल पेट्रोल वाले इंजन हैं उनसे भी बिजली बनती है। आपको पता हो तो जो जनरेटर होता है वो किससे चलता है, डीजल से चलता है। मगर आज की डेट में आपने देखा होगा कई सारे घरों में या फिर सरकारी ऑफिसों में सोलर पैनल्स लगे होते हैं, जो मतलब बिजली किससे बनती है, सोलर एनर्जी से बनती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनको कम, उनको डिप्लीट करते जा रहे हैं, उनको जो हम खत्म करते जा रहे हैं, उनको जो कम करते जा रहे हैं उसको कम करना है। ऐसा नहीं कि हम पूरी तरह से डिपेंड रहे, हमें कुछ दूसरे सोर्सेज देखने ताकि मतलब इनका जो एक्सप्लॉयटेशन है वो कम से कम हो सके। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टुवर्ड द एनवायरनमेंट। अब देखो हमें लोगों का जो मतलब एटीट्यूड है, लोगों का जो व्यवहार है एनवायरनमेंट के प्रति, उसको परिवर्तन में लाने की ज़रूरत है, उसको चेंज करने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार हमें क्या फ़र्क पड़ता है, भाड़ में जाए, अपना क्या, वही अपना काम बनता है, भाड़ में जाएगा, हमें क्या फ़र्क पड़ता है अपने को। तो अब कुछ लोग हम कह रहे हैं जैसे मान लो पानी कम से कम यूज करो। आप अगर नहाने जा रहे हो तो 1 बाल्टी सफिशिएंट है, जरूर थोड़ी है 4-4 बाल्टी डालो और फिर 4-4 बार साबुन लगाओ। भाई आपकी स्किन का कलर गोरा है तो गोरा ही रहेगा और ब्लैक है तो ब्लैक ही रहेगा, साबुन चाहे 50 बार लगा लो। तो क्यों यूज कर रहे हो, 1 बाल्टी यूज करो। मगर लोग नहीं मानते, नल की ठोंटी खुली छोड़ दी और मतलब करने लग रहे कुछ दूसरा काम। भाई ऐसा मत करो। तो हमें ऐसा है जो है इसको बदलना है। और देखो इसकी शुरुआत आपको अपने आप से करनी है। आप अगर ये चीज़ शुरुआत करोगे तो आप दूसरों को भी बता सकते हो, घर वालों को भी बता सकते हो, अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हो, सबको बता सकते हो। तो लोगों का जो व्यवहार है उसमें क्या लाना है, परिवर्तन लाना है कि भाई रिसोर्सेज को सही से यूज करना है हमें। ऐसा नहीं कि हम रिसोर्सेज को वेस्ट करें, क्योंकि अगर हम रिसोर्सेज को वेस्ट करेंगे तो लाइफ हमारी ही खतरे में पड़ने वाली है फ्यूचर में, या हमारी जो जनरेशन आने वाली है उसकी लाइफ खतरे में पड़ने वाली है। इनेबल कम्युनिटीज टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट। अब हमें लोगों को ऐसा बनाना है, इतना योग्य बनाना है कि वो अपने आसपास कि एनवायरनमेंट को क्या कर सकें, बचा के रख सकें, अपने एनवायरनमेंट की केयर कर सकें, अपने आसपास का जो मतलब जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उनकी केयर कर सकें, कब हैं तो उनको बढ़ा सकें। ऐसा हमें बनाना है किसको, अपनी कम्युनिटीज़ को। और ये कब हो पाएगा, जब लोग अच्छी तरह से एजुकेटेड होंगे, जब लोग अच्छी तरह से पढ़े लिखे होंगे, तब इन सारी चीज़ों में परिवर्तन लाया जा सकता है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश हुआ, चैप्टर नंबर 1। ठीक है, तो आप इसको 1-2 बार और देखना, मैं इसके आज नोट्स और अपलोड कर दूंगा। तो बस इतना ही। और आपको नोट्स कहाँ से डाउनलोड करने हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन, यहाँ ये आपको ज्वाइन करना है और यहाँ से नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो। कैसे डाउनलोड करने हैं यहाँ पे बता रखा है मैंने। ठीक है, तो आपको चैप्टर का नाम डालना है रिसोर्सेज क्लास 8 NCERT, आपको सर्च करोगे तो मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर्स। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में पहला चैप्टर हमने ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है। तो जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो तो मैंने सारे कराई दिए, आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया है वीडियोज़ के थ्रू। तो आप इसको देखने से पहले वो ज़रूर देखें, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स तो खैर आपको ही करने, मुझे जो पढ़ाना था मैंने वो सारी चीज़ें पढ़ा दी। फिर भी मैं यहाँ पर एक बार और आपको क्वेश्चन और आंसर यहाँ पर लिख के दे देता हूँ, उनको देख लेना एक बार। ठीक है, यहाँ पे अब ज़्यादा कुछ समझाने का, टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। तो क्योंकि ऑलरेडी मैं सारी चीज़ें समझा चुका हूँ, तो एक ही चीज़ को बार बार बोलना दैट इज़ नॉट गुड। ओके, सो चैप्टर 1 ज्योग्राफी क्लास 8 NCERT, इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। पहली बात तो यहाँ पे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन दे रखे हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इन सारे 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, इनका 4 का आंसर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है, वाई आर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ। मतलब पृथ्वी पर रिसोर्सेज अनइक्वली क्यों डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। अनइक्वली मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग रिसोर्सेज क्यों पाए जाते हैं। कहीं पर रिसोर्सेज ज़्यादा पाए जाते हैं, कहीं पर कम पाए जाते हैं। तो इसका मैंने 3 मेनली कारण बताए थे, क्योंकि ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, फिजिकल फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे टेरेन, क्लाइमेट और अल्टीट्यूड। तो हर जगह का टेरेन एक जैसा नहीं होता, मतलब जो लैंड फॉर्म्स हैं वो एक जैसे नहीं होते। क्लाइमेट हर जगह का एक जैसा नहीं होता। ऊंचाई कई जगह ऊंचाई पर होती हैं, कई थोड़ी नीचे होती हैं। तो ये चीज़ है जिनकी वजह से जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल पाया जाता है, क्योंकि हर जगह पर ये फैक्टर क्या है, वेरी करते हैं। वेरी करने का मतलब है चेंज होते रहते हैं। ठीक है, कहीं पर
ज़्यादा, कहीं पे कम, कहीं पे माउंटेन्स पाए जाते हैं, कहीं पे माउंटेन्स नहीं पाए जाते, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। इन्हीं वजह से क्या होता है, जो रिसोर्सेस हैं वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑल ओवर दी अर्थ। व्हाट इज द रिसोर्स कंजर्वेशन? अब देखो रिसोर्स कंजर्वेशन का मतलब क्या है, रिसोर्सेस को सही से यूज करना और उनको बचा के रखना, प्रोटेक्ट करके रखना और उनको टाइम देना, ताकि मतलब दोबारा से वो अपने आप को रिन्यू कर सकें। तो रिसोर्स कंजर्वेशन मीन्स यूजिंग रिसोर्सेस केयरफुली। एक तो रिसोर्सेस को सही से यूज करना, केयरफुली यूज करना, जितनी जरूरत है उतना यूज करना, और गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड, और उनको रिन्यू होने के लिए क्या देना, समय देना, रिसोर्स कंजर्वेशन कहलाता है। वाई आर ह्यूमन रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट? ह्यूमन रिसोर्सेज क्यों जरूरी हैं? तो ये भी मैं बता चुका हूँ। देखो ह्यूमन रिसोर्सेज इसलिए जरूरी हैं क्योंकि इंसान ही जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको बेस्ट मतलब तरीके से क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अपने पास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेस हैं उनको बेस्ट तरीके से यूज करके नए नए रिसोर्सेस क्रिएट करने की जो पावर है वो किसके अंदर है, ह्यूमन के अंदर है। इसलिए ह्यूमन भी क्या है, इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। साथ के साथ में जो बाकी रिसोर्सेज का डेवलपमेंट है और रिसोर्सेज का डेवलपमेंट है वो ह्यूमन रिसोर्स पर ही डेवलपमेंट डिपेंड करता है, क्योंकि ह्यूमन क्या करते हैं, अपनी नॉलेज, स्किल और टेक्नोलॉजी की सहायता से नए नए रिसोर्सेज को क्या करते रहते हैं, क्रिएट करते रहते हैं। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी मैं बता चुका हूँ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ऐसा डेवलपमेंट जो हमारी प्रेजेंट की नीड्स को फुलफिल करे और साथ के साथ में फ्यूचर की जनरेशन का भी ध्यान रखे। तो ऐसे करके हमें रिसोर्सेज को क्या करना है, यूज करना है। तो रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन में ऐसा करना है हमें कि अपना काम चल जाए और फ्यूचर का भी ध्यान रहे। तो मतलब एक बैलेंस यूज करना है, किसका, रिसोर्सेज का बैलेंस यूज करना है और उनको फ्यूचर के लिए भी कंजर्व करके रखना है। यही चीज क्या कहलाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। व्हाट डू यू मीन बाई रिसोर्स? तो रिसोर्स क्या होते हैं, ऐसी कोई भी चीज जो हमारी ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करे उसको हम क्या बोलते हैं, रिसोर्स बोलते हैं, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाई ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट? अब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से आप क्या समझते हो? तो देखो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मतलब क्या है, हमारे पास जो ह्यूमंस हैं उनके पास जो भी स्किल्स अवेलेबल हैं उन स्किल्स में एक तो इम्प्रूव करना, उनकी जो स्किल्स है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना, या अगर उनके अंदर कोई स्किल नहीं है तो उनके अंदर स्किल डेवलप करना, ये क्या कहलाता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहलाता है। क्योंकि अगर आप किसी व्यक्ति के अंदर स्किल डेवलप करोगे या अवेलेबल स्किल्स को इंप्रूव कर दोगे तो वो क्या कर सकते हैं, और ज़्यादा रिसोर्सेस क्रिएट कर सकते हैं। यही चीज़ क्या कहलाती है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहलाती है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एजुकेशन एंड हेल्थ, ठीक है। टिक द करेक्ट, अब आपको टिक द करेक्ट लगाने हैं। तो पहला, विच इज ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक सब्सटेंस ए रिसोर्स? निम्न में से कौन सी चीज किसी सब्सटेंस को रिसोर्स नहीं बनाती? तो देखो यूटिलिटी, अगर कोई चीज काम की है तो वो सिंपल सी बात है, रिसोर्स है। अगर किसी चीज की वैल्यू है तो वो भी क्या है, रिसोर्स है। एंड क्वांटिटी, अब देखो क्वांटिटी मतलब कोई चीज बहुत ज्यादा है कम है, ये मतलब सही नहीं है। तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट आंसर होगा वो क्या है, ये इनकरेक्ट है, ठीक है। टिक दी करेक्ट है। तो ये पूछ रहा है कि कौन सी चीज रिसोर्स नहीं बनाती, तो क्वांटिटी। अब कोई चीज हमारे काम की नहीं है तो अब चाहे वो कितनी भी क्वांटिटी में हो, क्या मतलब है, जहर है मान लो मेरे लिए जहर काम का नहीं है, जब वो कितनी भी क्वांटिटी में हो तो वो रिसोर्स नहीं होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ह्यूमन मेड रिसोर्स? इनमें से कौन सा ह्यूमन मेड रिसोर्स है जो ह्यूमन के द्वारा बनाया गया है? तो मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर, स्प्रिंग वाटर, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। अब देखो फॉरेस्ट नेचुरल है, स्प्रिंग वाटर ये भी नेचुरल है, मगर मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर, कैंसर को बनाने की दवाइयाँ, ये क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्स है। तो पहले वाले में तो यहाँ सी लगा लेना, इसमें ए लगा लेना, और लास्ट वाला बचा हुआ है कंप्लीट द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को कंप्लीट कीजिए। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस आर, तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस कौन से होते हैं, ऐसे रिसोर्सेस जो कभी भी एग्जॉस्ट हो सकते हैं, जिनकी क्वांटिटी लिमिटेड है, उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। तो कंप्लीट क्या करना है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस आर दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक। पहली चीज तो ध्यान रखना, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस का स्टॉक कैसा है, लिमिटेड है। दूसरी चीज मेड बाय ह्यूमन बींग्स, अब यार और तीसरा है ड्राइव्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। तो इसमें आप बताओ क्या होगा। तो देखो पहली चीज, नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेस हैं, नंबर एक, ना तो वो नॉन लिविंग थिंग्स से आए, ठीक है। और दूसरी चीज मेड बाय ह्यूमन थिंग्स, ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग के द्वारा भी मतलब जरूरी नहीं है। तो पहली चीज तो मैंने बताया था, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है ना, उनकी क्वांटिटी क्या है, लिमिटेड है। तो लिमिटेड क्वांटिटी क्या होगा, इसकी सही आंसर है, ठीक है।
अच्छा, अब डिफरेंस बताना है आपको किस किस में, पोटेंशियल एंड एक्चुअल रिसोर्सेज में। तो पोटेंशियल रिसोर्सेज और एक्चुअल रिसोर्सेज, देखो एक्चुअल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनकी क्वांटिटी हमें पता होती है, और पोटेंशियल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनकी क्वांटिटी हमें पता नहीं। एक्चुअल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनको हम प्रेजेंट में यूज कर रहे हैं, और पोटेंशियल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनको एट प्रेजेंट आज के समय में हम यूज नहीं कर रहे। एक्चुअल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनके लिए हमारे पास जो अवेलेबल टेक्नोलॉजी है उसको यूज करके हम उनको यूज कर रहे हैं, और पोटेंशियल रिसोर्सेज वो होते हैं जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है वो सफिशिएंट नहीं है, और हमें टेक्नोलॉजी इंप्रूव करके पोटेंशियल रिसोर्सेज को क्या करना पड़ेगा, यूज करने योग्य बनाना पड़ेगा। अभी जो प्रेजेंट में टेक्नोलॉजी है जो है वो इसी को यूज करके हम एक्चुअल रिसोर्सेज को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो प्रेजेंट की टेक्नोलॉजी एक्चुअल रिसोर्सेज के लिए बहुत ज़्यादा एडवांस है, मगर जो प्रेजेंट की टेक्नोलॉजी है वो फ्यूचर रिसोर्सेज के लिए क्या नहीं है, एडवांस नहीं है, उसको भी क्या करना पड़ेगा, थोड़ा एडवांस करना पड़ेगा। इसका एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे डेक्कन प्लेट्यू में डार्क सोल पाई जाती है महाराष्ट्र में, जो कि जहाँ पे कोल और साथ के साथ में रिच डिपॉजिट्स ऑफ कोल इन रूरल रीजन ऑफ जर्मनी, ये एग्जाम्पल है एक्चुअल रिसोर्सेज के। और पोटेंशियल रिसोर्सेज का यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, यूरेनियम के रिजर्व यूरेनियम के रिजर्व हैं लद्दाख में, मगर उनको यूज करने की हमारे पास क्या नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, मगर इसको फ्यूचर में हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो ये एक एग्जांपल है पोटेंशियल रिसोर्सेज का। दूसरा डिफरेंस आपको बताना है कि डिफरेंस बिटवीन यूबीक्यूटस रिसोर्सेज एंड लोकलाइज्ड है। देखो यूबीक्यूटस का मैंने मतलब बताया था यूनिवर्सल, तो ऐसे रिसोर्सेज जो आपको हर जगह पे मिल जाएं उनको यूबीक्यूटस रिसोर्सेज बोलते हैं, और ऐसे रिसोर्सेज जो आपको किसी पर्टिकुलर जगह पर ही पाए जाएं उसको हम क्या बोलते हैं, लोकलाइज्ड रिसोर्सेज बोलते हैं। तो यूबीक्यूटस रिसोर्सेज जो हैं ये ध्यान देना, इट्स प्रेजेंस इज नॉट गवर्न बाई फिजिकल कंडीशंस, मतलब फिजिकल कंडीशंस हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं पे प्लेट्यूज है, माउंटेन्स हैं या नहीं है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हर जगह पे पाए जाते हैं। जैसे पानी है, हवा है, हर जगह पे मिलेगी आपको, ठीक है। एयर वी ब्रीथ इज एग्जांपल ऑफ यूबीक्यूटस रिसोर्सेज, जो एयर है, वाटर है, ये किसका एग्जांपल है, यूबीक्यूटस रिसोर्सेज। क्योंकि आप किसी भी देश में चले जाओ उसका फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है कोई मैटर नहीं करता, मगर वहाँ पे आपको ये रिसोर्सेज आपको हर जगह पे मिल जाएंगे। जबकि लोकलाइज्ड रिसोर्सेज फिजिकल कंडीशंस पे डिपेंड करते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, जैसे कॉपर एक एग्जांपल है किसका, लोकलाइज्ड रिसोर्सेज का। और एक और मैंने एग्जांपल बताया था आपको, डायमंड की खान जो पाई जाती है कहाँ पर, साउथ अफ्रीका में, वो भी एक एग्जांपल है किसका, लोकलाइज्ड रिसोर्सेज का। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ, इवन हमने क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट कर लिए, तो आप इनको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। और भी क्वेश्चंस हैं वो हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे, जब हमारी ये बुक कंप्लीट हो जाएगी, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बाद में डील करेंगे। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको हमारा स्टडी मटेरियल एज वेल एज जो भी वीडियोज हैं उनकी नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। नोट्स कैसे डाउनलोड करने लकी एजुकेशन से, तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा वीडियो बना रखा है, इसको आप देख सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।